कई घर टूटते हैं इस वजह से, क्योंकि लेडी को समझ नहीं आता कि फौज में इतना कर क्या रहा है, लड़ाई तो चल नहीं रही कहीं। सोशल मीडिया में आप अपने अकाउंट्स नहीं बना सकते आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद। सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, तो आप उनके गेस्ट रूम में पहले जाके देख के आओ कि उनका फ्लश चल रहा है या नहीं चल रहा, उसमें टीवी चल रहा है या नहीं चल रहा। एक ऐसा मैं जानता हूँ, उसने रशियन लड़की से शादी कर ली थी, उसको फिर भी नहीं रिजाइन करने दे रहे। ऑफिस सुबह 8:30 बजे, घर पहुंचा 3:30 बजे, उसके मोबाइल पर 70 मिस्ड कॉल थी बिकॉज हिज वाइफ हैड डिलीवर्ड अ बेबी। इट इज अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज मतलब जवानों के लिए उनके घर से फ़ोन आ रहे हैं या कोई इमरजेंसी है और कई घंटों तक 6-8 घंटे 10 घंटे तक उनके पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है। अल्टीमेटली ये लोग छुपा के लेके जाते हैं फ़ोन। दे कैन नॉट डू थिंग्स विच यू वांट टू डू इन प्राइवेट। इंटरनेट का नेटवर्क कहीं नहीं आ रहा, यू कैन नॉट इवन वॉच, यू कैन नॉट, छुट्टी नहीं मिल रही 3-4 महीने तक, एक दिन में 12 घंटे 14 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हो। पीपल आर बिकमिंग। तो वहाँ पे एक हवलदार और एक सिपाही के बीच में ऐसे संबंध थे। अब उनका कुछ हो गया, उन्होंने शायद उनका ब्रेकअप हो गया। देन वन गाय वाज वेरी अनॉयड विद द अदर गाय बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप। दिस गाय वाज कॉलिंग हिम फॉर हैविंग सेक्सुअल इंटीमेसी एंड ही वाज रिफ्यूजिंग। उस बंदे की लाश पाई गई। अब वो इंक्वायरी चल रही है कि इट इज अ केस ऑफ सुसाइड और मर्डर। ये होता था कि जापानीज सोल्जर्स दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड दे आर कंप्लीटली फटीग्ड एंड टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो कंफर्ट बटालियन मींस लड़कियों की बटालियन बनाई है, 500 लड़कियां हैं, दे आर फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द सोल्जर्स। आर्मी ऑफिसर ने एक दिन में 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद, रात का मिडनाइट ऑयल बर्न करने के बाद रात को वो पढ़ा, और वो इंटेलिजेंट भी था। उसने प्रीलिमिनरी निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, सिलेक्ट हो गया। अब उसको इंटरव्यू निकालने के बाद भी आईएएस ज्वाइन नहीं करने दे रहे बिकॉज। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द प्रतीक शो में। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाते रहते हैं। तो आज का पॉडकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इंटरेस्टिंग के साथ एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए आज हमारे पास एक बहुत खास मेहमान है, जिनका नाम मेजर कवीश अग्रवाल है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं, अभी करेंटली ये सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर सर्व कर रहे हैं एंड एक एक्स फॉर्मर मेजर रह चुके हैं आर्मी के अंदर, और जैग ऑफिसर थे ये। तो उन्होंने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर हमारी इंडियन आर्मी में भी सर्व करा है और उधर हमारे देश के लिए भी काम करा है, और अभी करेंटली एक मिशन पर है। एक मिशन इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको जानोगे और इसके पीछे की कहानी को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि दैट ये किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के पीछे एक मोटो है, दैट शॉर्ट सर्विस कमीशन। यानी कि जो लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं, उनके साथ होने वाला अन्याय एंड उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है आर्मी के अंदर, उसको लेकर हमारे देश के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से हम समझें इस पूरे केस के ऊपर और रोशनी डालें इसके ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर जागरूक हो पाएँ कि दैट क्या गतिविधि चल रही है इस केस की, और इस केस के ऊपर कोर्ट का क्या कहना है। और एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से जानेंगे कि दैट उनकी लाइफ कैसे चलती है, कैसे केसेस आते हैं, और इंडिया का लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। सो यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग कवीश अग्रवाल। सो हाउ आर यू सर? आई एम वेरी फाइन, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर हियर। सर बहुत अच्छी बात है। एंड आप जैसे एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक मिशन पर हैं जी। मैं जानना चाहूँगा इस मिशन की शुरुआत आपकी लाइफ में कैसे हुई? हाउ इट स्टार्टेड? इसकी शुरुआत एक्चुअली, इसका जो सीड है वो मेरे माइंड में कम से कम 5-6 साल पहले से था। ओके। सी वन इशू विद मी इज दैट मुझे ना अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। राइट। इवन इफ दैट इनजस्टिस इज हैपनिंग अगेंस्ट समवन एल्स, आई एम कंप्लीटली इंटॉलरेंट टू इट। मैंने अपने लिंक्डइन पे भी लिख रखा है, एलर्जिक टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस। अब ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही साथ अन्याय हो रहा है। There are many injustices happening. Now this injustice is happening against not just Indian Army, but short service commissioned officers of Army, Navy, Air Force and short service officers of the Military Nursing Service of सॉरी Indian टू Army. इंटरप्ट सर, बट आप एक बार अगर क्लियर कर दें हमारी जनता को दैट ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है क्या? हाँ जी। और इसमें आप कैसे आ सकते हैं? करेक्ट। सो सी, इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन लेने के मेन 2 तरीके हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन। और भी कुछ एंट्रीज होती हैं लेकिन वो बहुत माइनर हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा ना बात करें। यस। शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक अलग से एग्ज़ाम होता है। आपने वो एग्ज़ाम को पास किया, और अगर आप ट्रेनिंग को सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना है, आर्मी की अलग अकेडमी है, नेवी एयरफोर्स की अलग अलग अकेडमीज़ हैं, आपने क्लियर किया ट्रेनिंग को, देन यू बिकम अ शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर। ओके। उसमें आपको मिनिमम 10 ईयर सर्व करना है, और आप एक्सटेंशन लेके 14 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं। इफ़ यू गेट परमानेंट कमीशन देन यू विल सर्व टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, विच में बी 52, 54, वट एवर एल्स। कुछ डॉक्टर्स हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, फॉर देम द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस इज 5 ईयर्स।
ऑल्सो फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स दैट इज MNS ऑफिसर्स, उनके लिए भी इट इज मिनिमम पीरियड इज 5 years एंड दे कैन सर्व टिल 14 ऑल्सो, और इफ दे गेट परमानेंट कमीशन तो वो पूरा कर सकते हैं. तो जो इनजस्टिस की आप बात कर रहे थे हाँ जी. वो ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर पुट टू सेवरल इनजस्टिसेस. ये जो आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है आस्किंग फॉर NPS. NPS स्टैंड्स फॉर न्यू पेंशन स्कीम, और कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड. इन दोनों के लिए हमने ये केस डाला है. तो बात यह है, देखिए 1 जनवरी 2004 से देश भर में सी दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ट दैट दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन पेंशन. सरकार पेंशन नहीं देना चाहती है लोगों को, या उनको लग रहा है कि हमारे पास इतना फंड्स नहीं है, या वॉट एवर इज देयर पॉलिटिकल रीजन. आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट. सो दे टुक अ डिसीजन दैट वी विल फिनिश द ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें इंसान को रिटायर होने के बाद लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहती थी, और हम एक न्यू पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे. सो दैट न्यू पेंशन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज. उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ NPS. अब ये फर्स्ट स्टेज खत्म नहीं हो पा रही है बाय द वे 21 साल से. 1 जनवरी 2004 से जो स्टार्ट हुआ NPS का सिस्टम, वो आज तक फर्स्ट स्टेज में चल रही है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेज आर स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम NPS. नाउ द इशू इज दैट ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, आई एम सेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, people working in autonomous bodies and PSUs, मतलब SAIL, GAIL, ONGC, Indian Oil Corporation Limited, RBI, SBI, ये जो प्रॉपरली गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं, जो 100% टेक्निकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं, बट पीपल हु आर इन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जिनको आम व्यक्ति समझता है कि सरकारी नौकरी है, उन लोगों को भी NPS का बेनिफिट मिल रहा है. तो सारे 1.5 से 2 करोड़ लोगों को NPS का बेनिफिट मिल रहा है. आर्म फोर्सेज एक्सक्लूडेड हैं. आर्म फोर्सेज में 2 टाइप के काडर होते हैं, एक होता है परमानेंट काडर, एक होता है शॉर्ट सर्विस काडर. परमानेंट काडर में जो परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं और जवान्स की मैं बात कर रहा हूँ, अग्निवीरों को हटा करके 1 मिनट के लिए आसान करने के लिए अग्निवीर का बता दूंगा. तो जो परमानेंट काडर के लोग हैं वो सब ऑफिसर्स के लिए 20 साल बाद उन्हें पेंशन मिल जाती है, जवानों को 15 साल बाद पेंशन मिल जाती है. लेकिन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जो कि 10 साल या 14 साल नौकरी कर रहे हैं, कमीशन सर्विस कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है. 1 रुपया नहीं मिल रहा है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से. नील बटे सन्नाटा है सरकार की तरफ से, 0. सो जो 14 साल कमीशन सर्विस, जैसे मान लीजिए अगर मैं 14 साल कमीशन सर्विस करता, तो मेरी उसमें 1 साल का ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड नहीं है बाय द वे. अगर वो ट्रेनिंग पीरियड आप कंप्लीट इंक्लूड कर लें तो मेरी 15 साल नौकरी हो गई. 15 साल नौकरी में जवान को फुल पेंशन मिल जाती है. मैं आई एम नॉट अगेंस्ट जवान्स पेंशन, आई एम वेरी हैप्पी दैट जवान्स आर गेटिंग फुल पेंशन अंडर OPS. उनको बल्कि 14 साल में भी मिल जाती है, क्योंकि उनका 1 साल का जो शॉर्टफॉल ऑफ सर्विस को माफ़ कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, या कोर्ट के आदेश हैं ऐसे, या कुछ पॉलिसीज़ हैं. 6 महीने का बहुत आराम से माफ़ कर दिया जाता है. कई लोग ऐसे हैं जो कि डबल पेंशन ले लेते हैं. एक बार 14 साल यहाँ नौकरी करी आर्मी में, उसके बाद वो DSC चले गए, दैट इज़ डिफेंस सिक्योरिटी कोर, वहाँ पे 15 साल नौकरी करी, वहाँ की भी पेंशन ले ली. ठीक है, तो इन लोगों को डबल पेंशन मिल रही है. हमने 14 साल कमीशन सर्विस प्लस 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग करी, तब भी 15 साल में भी मेरे को कुछ नहीं मिला. एयरफोर्स में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या ब्रांचेस हैं जिनकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है. सो दे आर सर्विंग फॉर 14 years प्लस 1.5, 15.5 years 0 पेंशन. वो जवान को 15 years में फुल पेंशन, 20 years में ऑफिसर को फुल पेंशन. 15.5 साल में अगर आप सिविलियन हैं, आपका NPS में कम से कम 25-30 लाख रुपए में भी जमा हो जाएगा. दिस इज वॉट एवरी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इज लूजिंग आउट ऑन. 10 साल में मेरा नुकसान कितना हुआ? 15-16 लाख में भी 20 लाख. 14 साल वाले का नुकसान हुआ 25 से 30 लाख. 5 साल 7 साल वाले का में भी 8-10 लाख का लॉस हो रहा है. फाइनेंशियली तो ये है ही बहुत बड़ा अमाउंट. हम देखिए हमारी सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बहुत एवरेज होती है. कोई वी आर नॉट गेटिंग एक्सट्रावेगेंट सैलरीज. किसी भी व्यक्ति के लिए 10-15 लाख 20 लाख रुपए जब वो सर्विस से रिटायर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसके लिए बहुत मायने रखती है. इट इज़ अ ह्यूज सम ऑफ मनी. लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू मेरे नज़रिए में ये है कि इट इज़ अबाउट फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड एंड डिसोन्ड, एंड इट फील्स लाइक वी हैव बीन बिट्रेड. हमें सरकार धोखा दे रही है. हमने 10 साल 14 साल 15 साल नौकरी करी, हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं. बॉर्डर पे हम भी जाते हैं, गोली हम पे भी चलती हैं, बम हमारे सर पे भी फटते हैं. कर्नल शिवेंद्र कंवर जो इतने पॉपुलर हो रखे हैं, वो भी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर थे. उनके दुनिया भर में पॉडकास्ट आ रहे हैं. वो अपने स्टार्टिंग से ही ऑपरेशंस लीड कर रहे थे, तब तो वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर थे. 10 साल बाद उन्हें परमानेंट कमीशन मिला. मान लीजिए उन्हें नहीं मिलता परमानेंट कमीशन, तो वो जो पहले 10 साल जो ऑपरेशंस करते रहे सर, वो उन्हें भी गोली लगती थी. सर भी शहीद हो सकते थे. गोली ये सोच के थोड़ी ना चलती कि भाई PC ऑफिसर है, इसे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. गोली तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर भी खा रहे हैं. ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो बॉर्डर मूवी में जिनका किरदार सन्नी देओल साहब ने निभाया है, वो भी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर थे. मुझे नहीं पता कि जब वो वाली बैटल में थे जिसका बॉर्डर मूवी में दिखाया गया, तब उनका परमानेंट कमीशन हो चुका था या नहीं हुआ था. लेटर से उनकी 8 साल की नौकरी हुई थी उस समय.
और वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर ही थे, तब भी उन्होंने इतनी बड़ी बैटल लड़ी इंडिया के लिए। तो क्यों ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है एक टुकड़ी के खिलाफ? ये बहुत छोटी संख्या है, 10 से 12 में भी 15,000 शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, और 2 करोड़ लोगों को आप जो पेंशन के बेनिफिट्स दे रहे हैं, एनपीएस या ओपीएस या सीपीएफ या कुछ भी और सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसमें 10, 12, 15,000 लोगों को क्यों अलग रखा हुआ है? इसमें मैं स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रहा हूँ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, उनको भी, वो लेडीज़ भी, वो भी फील्ड एरियाज में जाते हैं, वो भी रात को ड्यूटी देते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग अ टफ टाइम, बट इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ टफ टाइम और अ गुड टाइम. I am saying, let us say you are a peon in some government service, you are a clerk, you are a jamadar, you are an IS officer, you are a railways में officer, you are anything, you are getting NPS. Right. Irrespective of how easy or tough your job is. कई नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें 12, 14, 16 घंटे की IPS वालों की बहुत टफ नौकरियां भी होती हैं. They are sometimes working on Sundays and holidays and whatever else. Senior and junior judges are also working sometimes 16 hours a day, Sundays also. कई नौकरियां ऐसी होती हैं सरकारी जिसमें वो बंदा 2 घंटे के लिए भी नहीं आता. We all know that. Okay, right. It is true. लेकिन सबको irrespective of your rank and designation, irrespective of whether your job is tough or not tough, irrespective of whether you can die or not die, you are getting NPS. पुलिस वालों की भी डेथ्स हो सकती हैं, उनको भी मिल रहा है NPS. पैरामिलिट्री वालों की डेथ हो सकती है, उनको भी मिल रहा है NPS. हमारे ब्रदर हैं RBI में, उनको भी मिल रहा है NPS. ठीक है, आपकी बिल्कुल सिक्योर जॉब है, आपको मिल रहा है NPS. तो एक आपने 10, 12, 15,000 ऑफिसर्स को क्यों छोड़ रखा है? ऐसा नहीं है कि किसी को ये इशू पता नहीं है. हमने 6 साल पहले ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई है 2018 में, एक और रिट पिटीशन फाइल की गई है 2019 में. वो प्रो राटा पेंशन मांग रहे हैं. क्यों सरकार ने अपने आंखें बंद कर रखी हैं? बिकॉज आवर स्ट्रेंथ इज स्मॉल. यू वांट टू सेव मनी, यू आर सेविंग मनी. You want to save money by depriving short service commissioned officers of the Army, Navy, Air Force. What will happen to your defense forces? What will happen if these officers who are guarding our borders, suppose another battle of Longewala happens, another some major Kuldeep Singh Chandpuri goes to the battle zone and he says, sorry, मैं नहीं लड़ता. Of course, every officer, whether short service or PC or whatever else, they should fight to the best of their ability with full concentration, devotion and loyalty and commitment to the nation. But what if someone feels कि यार मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, वो जो मेरा भाई है, जो मेरा फ्रेंड है, जो सरकारी नौकरी में, उसको तो मेरे से 20,000 रुपये महीने ज़्यादा मिल रहे हैं. आई एम स्टेकिंग माई लाइफ ऑल्सो, वो तो चिल काट रहा है. बट इसके पीछे जो SSC के बारे में आपने बात बताई, ये SSC को बनाया ही क्यों गया है? मतलब व्हाट इज द रोल? बनाया इसलिए गया है क्योंकि जब चाइना वॉर हुई या जब 1962 के टाइम पे हमें देश को लगा कि हमें ज़्यादा ऑफिसर्स की ज़रूरत है, तब एक इमरजेंसी कमीशन का कॉन्सेप्ट निकाला. अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑफिसर्स चाहिए थे. मे बी वी कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफिसर्स, सो दे जस्ट गॉट ऑफिसर्स कमीशन क्विकली बिकॉज वी न्यू दैट वी नीडेड मोर ऑफिसर्स. नथिंग रॉन्ग विद दैट. That time they said that pension is under consideration. Then you never introduced pension. Why not? Okay, fine, it was under consideration, but you should have introduced. You should have at least given them contributed provident fund, which is being given to all other officers. तो ये उसलिए आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन निकाला क्योंकि आपको ऑफिसर्स की ज़रूरत थी. अगर वो इमरजेंसी खत्म हो गई है तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन को स्क्रैप कर दो. देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड. मेरे पास रोज फोन आते हैं, कहते हैं कि सर आप PI लगा दो, शॉर्ट सर्विस कमीशन को ही खत्म करा दिया जाए देश से. इफ यू कैन नॉट डू जस्टिस, मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन फॉर डिप्राइविंग ओनली दिस स्मॉल सेक्शन ऑफ 10, 12, 15,000 पीपल फ्रॉम द बेनिफिट विच यू आर गिविंग टू 2 crore पीपल? अभी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाली, उसमें से भी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को वंचित रखा गया है. इट इज नॉट एज इफ दे डोंट नो थिंग्स. We have been writing to the Prime Minister, President, Raksha Mantri. We've been writing to all, powerful people. They know that we filed this case in the Honorable Supreme Court for NPS. It is well within their cognizance. Notice has been issued to the government on 3rd of May by Honorable D.Y. Chandrachud sir. MNS officers के केस में 5th August को नोटिस इशू कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने. It is well within their cognizance. इनको पता है कि ऐसा केस हो रखा है. Why don't they include short service officers in the parameter which are applicable to everyone else? मैं सिर्फ जस्टिस मांग रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जो आप उसको दे रहे हो वही मुझे दे दो. ओनली इक्वालिटी, दैट्स ऑल. 2+2 is 4 for everyone else. 2+2 should be 4 for me also. मेरे लिए 3.9 नहीं होना चाहिए, मेरे लिए 3 नहीं होना चाहिए. बट डेफिनेटली आपकी बात सही है, बट ये ऐसा क्यों, इनके साथ ही ऐसा क्यों करा गया है? व्हाट इज द रीजन? मैं आपको अगर एक्चुअल रीजन बताऊं, पॉइंट इज कि जहाँ से पैसा बचाया जा सके वहाँ से बचा लो. ठीक है, कॉस्ट कटिंग. सेकेंडली बहुत एक्चुअली अगर आप दबे हुए हैं ना, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, राइट. देखिए आपको हमने एक गाल पर थप्पड़ मार दिया, आप गांधीवादी, आप दूसरा गाल आगे कर दो, उस पर भी पड़ेगा आपको. फिर आप दोबारा कर दो, आपको तीसरा ही पड़ जाएगा. उसके बाद कर लो, चौथा ही पड़ जाएगा. और आप ऐसे खड़े हो जाओ और लात घूसे भी पड़ेंगे.
ठीक है, आपको पूरे पिल जाओगे आप। तो ये है, देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इज अ वेरी वेरी वीक कम्युनिटी। सी, इफ यू आर रिटायरिंग एट द रैंक ऑफ मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, आपका कोई बड़ी मीटिंग में, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। राइट वहाँ पे जाएंगे ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, वो अपने इंटरेस्ट को टेक केयर करेंगे ऑब्वियसली। राइट ठीक है, यू कैन नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, यू कैन नॉट फॉर्म यूनियंस। दो अगर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर मिलकर एक चिट्ठी भी लिख देते हैं तो किसी को, तो वो म्यूटिनी में आएगा। Right. सेक्शन 37 आर्मी एक्ट के अंडर वो पनिशेबल है, नेवी एयरफोर्स के अपने अपने सेक्शंस के अंडर पनिशेबल होगा। तो आप एकजुट हो नहीं सकते, आपको यूनियन बना नहीं सकते, आपका वोट बैंक है नहीं। राइट तो आप एक बहुत वीक तबके हैं। हर एक बंदों की एसोसिएशन होती हैं, ऑटो वालों की एसोसिएशन होती हैं, Right. रिक्शे वालों की एसोसिएशन होती हैं, जो वीकेस्ट कम्युनिटी होती हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी होती है उनकी एसोसिएशन होती हैं, बिल्कुल। जजेस की एसोसिएशन होती हैं, आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन होती हैं। तो वो एसोसिएशन एकजुट होकर के अपनी मांगों के लिए, अपने अपने इश्यूज़ के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की कोई एसोसिएशन नहीं हो सकती। 10-12 हज़ार लोग हैं, कोई उसमें से भी ज़्यादातर लोग वोट नहीं डालते या डालने लायक सिचुएशन में नहीं होते, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़र्क पड़ता नहीं। सीनियर जनरल साहबों को वो अपने दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, एंड अच्छा है, पैसा बच रहा है, substantial amount of money is being saved. If you have to give NPS to me, you will be giving 20,000 rupees to me per month, which means 250,000 rupees per year. राइट To every officer, 250,000 per year multiplied by 10,000 officers is how many crores? That is the amount of money you're saving every year. It is good, isn't it? बट जैसे अगर हम एसएससी की बात करें या पीएससी की बात करें, दे बोथ आर सर्विंग आर्मी। मैं तो कह ही रहा हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है रत्ती भर का भी। ट्रेनिंग इज ऑलमोस्ट सेम, एक्सेप्ट कि मतलब सेम ही है, 100% सेम आप मान लीजिए। कई परमानेंट ऑफिसर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, हमारी 11 महीने की ट्रेनिंग है, लेकिन शेड्यूल वो सारा सिलेबस सेम होता है। जो वो बंदा 18 महीने की ट्रेनिंग में कर रहा है, मैंने वो 11 महीने में किया है। हमने वो सारे 60 किलोमीटर के रन बैक किए हैं, 40 किलोमीटर के किए हैं, मैराथन भागे हैं, क्रॉस कंट्री भागे हैं, 20-20 किलो के, 40 किलो के पिट्ठू लेके हमने 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वॉक किया है। All that rigor we have gone through, OTA Chennai is reputed by some people to be the second toughest training academy in the world. Okay, some people say that it is disputed, it is debated. मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन ये है कि हम उनसे कोई कम ट्रेनिंग नहीं करके आए। हम पोस्टिंग भी वैसे जाते हैं, हम फील्ड एरियाज में पोस्ट होते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को अगर आप 10 साल के लिए देखिए, 14 साल के लिए देखिए, क्योंकि जब यंग ऑफिसर होता है तो उसकी फील्ड में ज़्यादा पोस्टिंग आती है। 14 साल के 15 साल के बाद जो परमानेंट ऑफिसर हो गया, हाँ जी। उसकी फील्ड में कम पोस्टिंग्स आती हैं। तो अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखें तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का ज़्यादा टेन्योर, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हिज टेन्योर इज बीइंग स्पेंट इन फील्ड एरियाज। परमानेंट कमीशन ऑफिसर जो 30-32 साल नौकरी कर रहे हैं, उनका कंपैरेटिवली कम परसेंटेज ऑफ देयर टेन्योर विल बी स्पेंट इन फील्ड लोकेशंस, बिकॉज when you've served for 20-25 years, that time you will not be going to very forward areas, and you will not be leading operations because you're not that age. Right. You need fighting fit and young people to be leading operations and going to field areas. So they are doing everything. Short service officers are going on UN missions. They are being placed as ADCs to governors and presidents. They are doing absolutely everything. There's no distinction. 100 officers की पार्टी चल रही होगी, उसमें किसी को पता ही नहीं कौन शॉर्ट सर्विस है, कौन परमानेंट ऑफिसर है। There's no distinction at all at any point of time. तो सरकार, Except when it comes about post-retirement benefits and some benefits while being in service, there are differences. okay, There's no difference between the liability. Army Act, Navy Act, Air Force Act सब पे equally लागू है। Both are part of regular army. सब कानून एकदम लागू हैं। Responsibilities और liabilities में same वो हैं। Responsibilities या कुछ ज़्यादा हैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की रिटायरमेंट के बाद, लेकिन while being in service there are absolutely same responsibilities and liabilities. But when it comes to benefits, either while being वो in same service नहीं है। or after retirement, they are different. While being in service also there are some benefits which are being deprived, which are being denied to short service officers. क्या है जैसे कि वो? जैसे कि they cannot get inter-arms and services transfer. I know a couple of officers who are very young, who are in infantry, who are short service officers. उनके घुटने खराब हो गए हैं, उनको सरकारी डॉक्टर, आर्मी के डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि भाई अगर तुम और पहाड़ चढ़ोगे, तुम्हारे घुटने जवाब दे जाएंगे, you will be apahiz for life. Okay. You will be disabled for life. Then they will not get disability pension also. They are requesting that please transfer me from the infantry to some other department. Right. You have so many arms and services in the Indian Army. Right. They are saying no, you are short service officer, you cannot be transferred. अच्छा, अगर कोई एसएससी में है तो उसका ट्रांसफर भी इतनी Yes. इजी नहीं होता। There are also लेडी ऑफिसर्स जो शॉर्ट सर्विस में होते हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव भी कम डेज की मिलती है, क्योंकि उनका वो टोटल पीरियड कैलकुलेट कर रखा है कि तो सिर्फ 10 साल नौकरी करेंगे, तो इनको चाइल्ड केयर लीव भी कम एंटाइटल्ड है, अनलेस दे गेट ट्रांसफर टू परमानेंट कमीशन। तो अगर मान लीजिए किसी लेडी को जो यंग मदर है, उसको उस समय चाइल्ड केयर लीव की जरूरत है, तो क्या करे? राइट। So she is being
deprived of equality with respect to permanent commission women officers. She is also being deprived of right to equality with respect to ladies working in the civil government setup. This is what it is. This Kashish Metwani, who is very popular nowadays on social media and wherever else. I salute her for her accomplishments. Right. She's being offered. She was Miss India International, and she studied brain gamma waves from, if I'm not wrong, IISc Bangalore, and she's been offered something in the Harvard University, some postdoctoral program or whatever. And when she goes to the Indian Army, she'll be deprived in so many ways, which probably she's not been apprised by anyone till now. बट फिर सरकार की तरफ से क्या अभी एक्शन तक है? कोई एक्शन नहीं है. They haven't given any reply. They haven't given any reply. Any reply till now? Yes. See, point is, when you cannot defeat the enemy, you delay him. Right. अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. They will buy time. Right. They will waste our time. Right. सी टाइम वेस्ट करने के बहुत फ़ायदे हैं ना. अगर मान लीजिए कभी सरकार, अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया हमारे फेवर में कि सारे इन पेटिशनर्स को NPS दो, CPF दो, तो जितने टाइम वो डिले करेंगे उतना उनके टैक्स बेनिफिट्स आर देयर, इंटरेस्ट बेनिफिट्स आर देयर, जो भी आपको अमाउंट देना है. लेट अस से आई गेट 15 लाख रुपीज़ विद 8% इंटरेस्ट. तो वो obviously see if the government is having that 15 lakh rupees, government will earn much more than 8%, no? Right. Obviously, you will invest it in mutual funds or, obviously international markets or whatever else. You will see, it is always best to delay payment of money, no? सही बात है. And it is always best to delay the case as much as you can. Legally, for the defense, it is best to delay the case. Right. If you don't have very strong arguments, you delay. जैसे आपने बताया SSC के बारे में, अगर इसको हटा ही दिया जाता है, अगर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि दैट इस कमीशन को ही हटा दिया जाए, तो उस पर आपकी क्या राय है? See, Honorable Supreme Court can say anything, but this I don't think that they will say in this case, or it is possible that they can say also. बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट सर्विस कमीशन को बिल्कुल हटाना चाहिए. अगर सरकार बराबरी नहीं दे सकती है तो बिल्कुल हटाना चाहिए. नहीं, वैसे आपको लगता है कि दैट एज आपने इसमें सर्व करा है, जी. इसकी ज़रूरत वाकई में है? बिल्कुल है. बिल्कुल है. यस, बिकॉज सी एक्चुअली गवर्नमेंट का एम ये है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये चाहते हैं कि 1:1.1 का रेशो आ जाए बिटवीन PC ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स. ओके. मतलब 100 परमानेंट ऑफिसर्स हैं तो 110 शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हों. उससे एक तो आपकी आर्मी या नेवी एयरफोर्स विल बी फाइटिंग फिट, दे विल बी यंगर. एक्चुअली मुझे लगता है इट इज़ मनी गेम, बिकॉज यू डोंट हैव टू गिव दैट फुल प्रॉपर पेंशन. राइट. NPS जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पेंशन का लोड कम हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ का लोड कम हो जाएगा. मेन रीज़न इसका शायद वो होगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हैविंग अ यंगर आर्मी विल बी बेटर. और वो जो हायर रैंक्स में जो ज़्यादा स्टैग्नेशन होता है, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल में बहुत लोग सुपरसीड हो जाते हैं, राइट. तो उसमें शायद वो स्टैग्नेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली. तो ये ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप बराबरी नहीं दे सकते, इट शुड बी स्क्रैप्ड, नो डाउट्स अबाउट इट. अभी जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मेरी जनरल साहब से बात हो रही थी, मेजर जनरल GD बख्शी साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी अग्निवीर पे एक चीज़ बोली कि दैट अग्निवीर, मैंने उनसे पूछा कि दैट अग्निवीर एक रेलेवेंट स्कीम आर्मी के लिए है या नहीं, आपकी ओपिनियन क्या है? तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि दैट इट्स रेलेवेंट, बट एक ही टर्म पे रेलेवेंट हो सकती है कि जो लोग अग्निवीर स्कीम में आ रहे हैं उसके बाद में आप उनको कहीं ना कहीं कोई रोल दीजिए. अगर उन्होंने सर्व कर रहे हैं वो आर्मी को, अगर वो अपना जीवन दांव पे लगाए रहे हैं, चाहे वो कम टाइम के लिए ही क्यों ना हो, बट बाद में उनको अगर आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे और उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो व्हाट विल दे डू? वो क्या करें बाद में? तो इस पर आपका क्या कहना है कि दैट अग्निवीर स्कीम इसी का एक्सटेंशन है? एक्चुअली देखिए, इसके बारे में अग्निवीरों की मेरी जनरल GD बख्शी साहब से, सर से, और बाकी जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और पावर होल्डर्स हैं, उनसे बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है, राइट, कि आप ना प्लीज़ देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ये अग्निवीरों से 10 गुने बदतर हालत में है. अच्छा, के हिसाब से अग्निवीर स्कीम भी क्या रेलेवेंट है या नहीं? अग्निवीर स्कीम बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से. अग्निवीर स्कीम नहीं होनी चाहिए. अग्निवीर स्कीम देखिए, मैं बताता हूँ, कोई लड़का आएगा फौज में 18-19 साल की उम्र में, उसको लगेगा यार मज़ा नहीं आ रहा. राइट. देखो, कई लोग ना बहुत डिस्गस्टेड होते हैं आर्मी की जॉब से. स्पेशली मैं जानता हूँ, जो यंग सिपाही आता है ना, वो 1 साल 2 साल बाद कहता है साहब मैं 15 साल की पेंशन मिलने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा. हाँ, जिसको ठीक नहीं लगेगा ना, वो कहेगा भाई मैं अपने 4 साल बस काटूंगा कैसे भी करके, उसके बाद मेरे को यहाँ से निकलना है. तो वो ऐसा आदमी क्या देश के लिए अपनी जान को दाव पे लगाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है, अब आप उनको 4 साल बाद जॉब गारंटी देनी चाहिए, बिल्कुल. ठीक है,
वो 22-23 साल का लड़का है, इनको एज फार एज आर एनपीएस इशू इज कंसर्न्ड, इनको जो सेवा निधि स्कीम मिलती है उसमें इनको गवर्नमेंट की तरफ से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। 30% कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि एनपीएस स्कीम में जो एक नॉर्मल व्यक्ति को 14% कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, अग्निवीरों को उससे डबल मिल रहा है, डबल। नॉर्मल किसी भी आप आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, उसके बदले अग्निवीरों को उससे डबल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, ठीक है। स्टिल आई एम सेइंग इट इज़ अ बैड स्कीम। लेकिन इनको जब ये 4 साल ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इतने सारे सरकारी महकमे हैं, दे आर डिसिप्लिन सोल्जर्स, ये पंक्चुअल हैं, ये मेडिकली फिट हैं, जिनका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ठीक है, उनको क्यों नहीं आप कहीं अब्जॉर्ब कर लेते? इनको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देते? आप 25% आर्मी में रखना चाहते हैं, 50% की बात चल रही है या हो गया है, तो आप जितने आपको रखना है आप रख लो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्कीम ठीक नहीं लगती है, बट स्टिल इफ इट इज़ वॉट एवर काइंड ऑफ डिसीजन, बट अब्जॉर्ब रेस्ट ऑफ देम इन पैरामिलिट्री फोर्सेस और एनीवेयर एल्स, पुलिस फोर्सेस और सम PSU or some honorable respectable government job, state or central government service or PSU or autonomous body or anything else. But very interestingly, I am saying short service commissioned officers are the real अग्निवीर of this nation. इनका अग्निवीरों से बहुत बुरी हालत है। अग्निवीर लड़का 21, 22, 23 साल की उम्र में रिलीज हो रहा है और लोग सोच रहे हैं कि ये कहीं का नहीं रहा। अरे उसकी उम्र क्या है अभी? उसकी भी शादी नहीं हुई, उसके पेरेंट्स इतने ओल्ड नहीं हैं, उसके अभी कोई बच्चे नहीं हैं। हमारा सोचो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का, मैं जानता हूँ कुछ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो 14 साल में, कोई जो थोड़ा लेट हो जाते हैं कमीशन होने के लिए, 25-26 साल की उम्र में वो बंदा कमीशन हुआ, 14 साल के बाद वो लगभग 40 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है। राइट। 38 साल, 36 साल, 32 साल में उसकी अगर लड़का है तो उसकी एक वाइफ है, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं 2 या 1 या जो भी है, उसको आप 0 पेंशन दे रहे हो, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, उसका मेडिकल भी कवर्ड नहीं है, ठीक है। इनको क्योंकि जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का मेडिकल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसने 14 साल भी नौकरी करी प्लस 1 साल 1.5 साल ट्रेनिंग भी करी, उसके लिए देयर इज 0 मेडिकल फैसिलिटी। आई एम सेइंग 0 बिकॉज जो अवेलेबल है उसको मैं 0 मानता हूँ। बेसिकली मतलब ये तो एक तरीके से कि दैट आपने बिल्कुल ही उनको किनारे पे बिल्कुल ही किनारे कर दिया। इट इज़ कम्प्लीटली स्टेप मेथड ट्रीटमेंट। क्या करें, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं, रोज़ बात चलती है कि क्या हम जंतर मंतर पे धरना दें या हम कहीं और धरने दें, हम क्या करें, या मतलब व्हाट टू डू। पॉइंट इज़ कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ गैदर नहीं हो पाती है अभी तक। राइट। 1000-2000 शॉर्ट सर्विस ऑफिसर होंगे दिल्ली में, कितने इकट्ठे हो पाएंगे? उसमें से आधे भी सर्विस में होंगे, उनको ये डर लगा रहता है मैं तो सर्विस में, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, विच इज़ राइट। व्हेन यू आर इन सर्विस यू कैन नॉट प्रोटेस्ट। एब्सोल्युटली। मैं रिटायर्ड बंदे कितने जमा हो जाएंगे? मैं इस चीज़ को समझ भी पा रहा हूँ, एंड फिर भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनको भी काम करने पड़ते अब हैं। आप ये बताइए, आप मान लीजिए 36 साल की उम्र में आर्मी से रिटायर हो गए, विदाउट एनी पेंशन, विदाउट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, योर पेरेंट्स आर ओल्ड, आप क्या अपनी दूसरी नौकरी के लिए स्ट्रगल करेंगे, अपना करियर को बेटर करने के लिए करेंगे, या ये सब लड़ाई झगड़े में? वही मैं कह रहा हूँ कि दैट आई एम एबल टू डू इट बिकॉज़ आई एम लॉयल। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट किड्स, यू हैव गॉट ओल्ड पेरेंट्स, आपने होम लोन ले रखा है, आपने कार लोन ले रखा है, 50 तरीके की हेडेक्स हैं। यू नो यू कैन नॉट, आप धरने वरने का काम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। बट एक चीज़ है, जैसे आप इन लोगों से मिलते हैं जो लोग इसका विक्टिम बन गए हैं, लाइक सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इन पॉलिसीज का विक्टिम है ऑलरेडी, जो सर्विंग हैं, जो रिटायर्ड हैं और जो आने वाले हैं। तो उनका क्या, उनके ऊपर जैसे आप उनसे जब बात करते हैं तो दे आर गोइंग थ्रू एनी फाइनेंशियल क्राइसिस? मैनी ऑफ देम, आई नो मैनी ऑफ देम। मेरे पर कुछ लोगों ने बोल रखा कि मेरी बात पब्लिकली मत बोलो। देयर आर मैनी ऑफ देम आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं आपको बोल रहा हूँ, होम लोन चल रहे हैं, कार लोन चल रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, वो अपनी सैलरी टू सैलरी जीता है, उसका मंथ टू मंथ, उसकी 31 तारीख को जो भी उसकी पे चेक आ रहा है, 80,000, 90,000, 1 लाख, उसको उसी पे जीने की आदत पड़ गई है। 10 साल, 11 साल, 15 साल से जिसको है, उसके पास कोई खजाने नहीं पड़े हुए हैं कहीं छिपे हुए। ही हैज़ नॉट मैनी रिजर्व्स। अच्छा, और जो हमारे रिटायर होने के बाद जो लमसम आना चाहिए, वो भी ये 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद रिलीज़ करते हैं। जैसे अगर इफ़ आई एम रिटायर्ड, लेट अस से आई एम सपोज टू गेट अ कॉर्पस ऑफ 25 to 30 lakhs फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम PCDAO, जो हमारा पे एंड अलाउंसेस डिसबर्सिंग अथॉरिटी होता है, वो अगले दिन नहीं करता, विच दे आर बाउंड टू डू। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट गेव अ बूट टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। दे सेड दैट यू आर ब्लडी वेल सपोज टू release the funds of a retired officer or an employee the very next day after his retirement, his or her retirement। क्या मजाक है कि आप 1 साल तक उसे दौड़ा रहे हो? उस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, जो रिटायर हो गया, उसकी तनख्वाह बंद हो गई है, उसको अपनी पेंशन की ज़रूरत है। लेकिन जो हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स रिटायर होते हैं, रिलीज होते हैं, उनको 6-6 महीने तक उनकी कोई पैसा ही नहीं मिलता है। परमानेंट ऑफिसर्स का तो तुरंत आ जाता है।
जो हमारा पे एंड अलाउंसेस डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, PCDAO पुणे, उनको पता है कि ये बंदा रिटायर होने वाला है। 2-3 महीने Right. पहले उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, मेजर कविश अग्रवाल रिटायर होने वाले हैं। राइट वाई डोंट यू केटर फॉर द फंड्स? उनको पता है कि 14 Definitely. मार्च 2024 को मेजर कविश अग्रवाल का लास्ट डे है ऑफ सर्विस। 15 मार्च को दो उसका पैसा। और अगर नहीं दे रहे हो, अगर आप 15 मार्च को नहीं दे रहे हो, आप 15 सितंबर को दे रहे हो, तो आपने 6 महीने तक वो जो पैसा रखा है ना, वो इलीगल है। क्योंकि उसमें वो मान लीजिए 20 लाख 25 लाख जो भी वो रुपए है, उसमें आपने 20 लाख रुपए पे आपने 6 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है। राइट सेक्शन 72 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपने अनजस्ट एनरिचमेंट किया है। कितना भी वो कम हो, किसी भी आंकड़े के हिसाब से लगा लो, कुछ ना कुछ 50,000, फायदा हुआ है 60,000, इसके जरिए। 40,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है, वो आपका इलीगल है। वो 20 लाख रुपए आप मुझे टाइम पे देते, मैं एक घर खरीदता, मैं अपना बिजनेस चलाता, मैं उसमें इन्वेस्ट करता, मेरे को फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही। बहुत ऑफिसर्स हैं 6-6 महीने तक नौकरियां नहीं लगी हैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की। दे हैव एक्चुअली कई लोगों ने लोन्स लिए हैं। मतलब कहीं ना आपको- कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में See, उनको जाना पड़ आपका रहा है। सरकारी घर भी गया ना, यू अंडरस्टैंड। आई वॉज पोस्टेड इन से त्रिवेंद्रम इन माई लास्ट पोस्टिंग। मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का। राइट अब मैं वहाँ से तो घर खाली करके आऊँगा जब आर्मी से, जब मैं 14 मार्च को रिटायर हो रहा हूँ। राइट ठीक है, हालांकि एक प्रावधान है कि 6 महीने तक मैं उस घर को एक्सटेंशन रख सकता हूँ, लेकिन मैं उस घर का क्या करूँगा? सही बात है। मैं उसे खाली ही करके आऊँगा। उस घर का कुछ 2-4 हज़ार रुपये रेंट भी लगता रहेगा, जो मैंडेटरी डिडक्शंस होते हैं। मैं उस घर को खाली करके आऊँगा। मेरे पास अब कोई घर भी नहीं है। राइट मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। आई हैव फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरा एक होम लोन चल रहा है जो कि घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं उस घर में भी शिफ्ट नहीं हो सकता। राइट जॉब कहीं लग नहीं रही, 6 महीने तक जॉब नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। जो लोग 8th 9th या 10th ईयर ऑफ सर्विस में होते हैं, वो कश्मकश में है 2-3 साल से कि यार परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। और 7-8 साल 9 साल इस अपने आप को झोंक रखा है। यूनिफॉर्म आप किसी को दिखा तो सकते नहीं हो ना, फोटो खिंचा सकते हो, तो यूनिफॉर्म को करोगे क्या? 4 बार पहनोगे, आपका चार्म खत्म हो जाएगा। अपने घर में पहन के खूब फोटोएं खिंचाओ, सोशल मीडिया में डालो। इट इज़ नॉट फॉर द यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट फॉर द पे एंड प्रिविलेज एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस, क्योंकि वो कोई ज़्यादा है ही नहीं। बाय द वे, सारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स में उससे मोस्टली ज़्यादा ही हैं, ठीक है, पर्क्स एंड अलाउंसेस। तो किस लिए ज्वाइन करना है? ओनली फॉर द लव ऑफ द नेशन। आप ये सोच के ज्वाइन करिए कि मैं अपनी सोशल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, बिकॉज आई विल बी कट ऑफ फ्रॉम पीपल। आई विल हैव नो एक्सेस टू फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आजकल के टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए सोशल मीडिया इज़ एज इंपॉर्टेंट एज एयर एंड वाटर। बट आपको पर्सनली मेंटेन करना पड़ेगा। आपका नेटवर्क खत्म, जीरो। तो आप कहीं जॉब के लिए भी ठीक से अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम सेइंग इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज। उसको आप अपनी इच्छा से करिए एंड देन यू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। बट इट इज़ नॉट कि यार चार्म है कि अच्छी सैलरी होगी। ठीक है, अगर आपके घर में बहुत पैसे का अभाव है, तब भी आई एम सेइंग गो टू सम अदर गवर्नमेंट सर्विस। राइट आर्मी नेवी एयरफोर्स में फ़ायदा ये है कि SSB लगभग बिना पढ़ाई करे भी निकल सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि दे आर टेस्टिंग योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। हाँ, आई नो SSB के लिए तैयारी करना अच्छा रहता है, बट इवन विदाउट स्टडिंग यू कैन क्लियर इट। देयर आर मेनी पीपल हु हैव क्लियर्ड इट। आई हैव फ्रेंड्स हु हैव क्लियर्ड इट एंड दीज पीपल हैव रीच जनरल रैंक्स ऑल्सो, नॉट माई फ्रेंड्स बट Right. सीनियर ऑफिसर्स बहुत मेरे को बता चुके हैं। तो SSB इज़ दी ऑलमोस्ट दी ओनली एग्जाम इन इंडिया, सरकारी एग्जाम, जो कि क्लर्क के एग्जाम में भी आप नहीं निकाल सकते बिना पढ़ाई करे, सरकारी नौकरी वाला। लेकिन SSB आप निकाल सकते हैं। तो ये ठीक है कि जिसको अगर फाइनेंशियली ये है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, या अगर आप कोई और सरकारी नौकरी के लिए नहीं क्लियर कर पाए, देन इट इज़ ओके टू क्लियर। बट इट शुड बी डन विद द आइडिया दैट आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग, आई एम सैक्रिफाइसिंग these things, my social life, my intellectual growth, my financial growth, राइट for the love of the nation. And it is Right. मातृभूमि को, ये मेरी देश, मेरी सेवा, समर्पण, 10 साल 14 साल समर्पण। अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं सर्वाइव हो पाएगी, 99% नहीं हो पाती है। डेफिनेटली 100% नहीं हो पाती। यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन योर गर्लफ्रेंड्स। ठीक है, आप कहीं फील्ड एरिया में चले गए, 2 महीने तक वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा, वो लड़की सोचेगी इसने मेरे को डिच कर दिया, इसकी कोई और गर्लफ्रेंड बन गई होगी। आर्मी ऑफिसर है, 6 पैक एब्स हैं, रेबैन लगा के घूम रहा होगा, कोई और लड़की इसको सम अदर गर्ल वुड हैव फॉलन फॉर हिम, राइट और ही माइट हैव फॉलन फॉर सम अदर गर्ल। राइट सो योर बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स आर गॉन। आपके your friends are रिलेशनशिप gone. एक्सप्लॉइट होते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइट होते हैं, सोशल नेटवर्क आपके एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। Exploit may not be the right word, but yes, you are not able to maintain them, you are not able to grow in any way. एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि दैट आप उन चीज़ों की तरफ एंगेज ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू एंगेज दैट। Yes. सर जैसे ये इश्यूज हैं, जैसे आप मुझे लगता है दैट यू आर द राइट पर्सन बिकॉज यू सर्व द आर्मी एज अ मेजर
एंड उसके बाद आज आप सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहे हो एज अ लॉयर, एडवोकेट। तो आपसे ये सवाल पूछना मुझे लगता है लाजमी है और बनता है। आई नो दैट आर्मी इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री एंड दे आर सर्विंग, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। आज ये पॉडकास्ट भी उसी की वजह से संभव हो पा रहा है, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर अस, दे आर मेकिंग अस सिक्योर। बट हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी सामने नहीं आती, राइट? बट आपने उन चीज़ों को शायद पास से देखा होगा एंड अपने चश्मे से देखा होगा, तो आपको शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। क्या आप बता सकते हैं दैट एक जवान की ज़िंदगी, एक नॉर्मल सोल्जर की ज़िंदगी, या एक जो लोअर ऑफिसर है, लोअर रैंक ऑफिसर जो होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल पर्सन, एज अ पर्सन, सिटीजन, मैं नहीं देख सकता? आप कुछ नहीं देख सकते, हाँ, ठीक है। अ सिविलियन कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ फौजी लाइफ इज, राइट। ओके। क्या मेंटल प्रेशर? बहुत ज़्यादा, बेहद मेंटल प्रेशर, कई कई जगह, मैं हर जगह नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग अ ब्लैंकेट आंसर फॉर एनीथिंग। हर एक चीज़ सब चीज़ों पे लागू नहीं है। नहीं, मैं इसलिए आपसे ये बोल रहा था सर, बिकॉज एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि दैट बोला जाता है कि दैट जो आर्मी ज्वाइन करते हैं वो मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, राइट? बट एक केस सामने आता है कि दैट जैसे ही वो रिटायर होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को मेंटल इश्यूज, इट इज़ कॉल्ड PTSD, राइट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। राइट, बहुत लोगों को ही हो जाता है, जब स्पेशली व्हेन यू आर सर्विंग इन फील्ड एरियाज, राइट, दिन रात गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, राइट, ठीक है। तो आपको ना जैसी कोई भी आवाज़ हुई तो आप एकदम से उठ के जागरूक हो गए, एकदम शॉक में आप उठ गए, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ पैनिक, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हाँ, ठीक है। इवन व्हेन द बुलेट्स आर नॉट फायरिंग, आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस पीपल आर पुट इन अननेसेसरली आल्सो। I have served in Kashmir for 2 years. ओके, I was doing a legal appointment. I was a law officer there. हाँ, हर रोज सुबह 6:45 7 बजे फ़ोन बजेगा रिपोर्ट लेने के लिए। मैंने अच्छा। रात को 10 बजे अपने उन्हीं सर को, सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट दिया कि मेरा क्या क्या काम हो गया, क्या नहीं हुआ। हाँ, हाँ, सुबह 7 बजे मैं उन्हें क्या रिपोर्ट दे दूंगा? वो ज़बरदस्ती क्यों? बिकॉज सी ही हैज़ टू टेक रिपोर्ट फ्रॉम 15 पीपल। तो ठीक है, वो बाकी लोगों से जो जो लोग दूर बैठे हैं उनसे रिपोर्ट लेना ठीक है, लेकिन सबको ये दिखाने के लिए कि रिपोर्ट देनी है और इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, उसमें उसे मुझे भी एंगेज कर रखा है 2 साल तक। तो सुबह 7 बजे, अब मान लीजिए सुबह कभी अब मैं रिटायर हो गया हूँ, सुबह 7 बजे घंटी बजती है, आई एम वेकिंग अप इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। राइट, वाई इज दिस रिक्वायर्ड? मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम वेरी नॉर्मल विद गॉड्स ग्रेस, बट ये होता है। सुबह 7 बजे करने की क्या ज़रूरत है? जस्ट टू शो हु इज़ द बॉस। राइट, राइट, इन मैनी टाइम्स इट हैपन्स, मैनी टाइम्स इट हैपन्स, ज़बरदस्ती। उसको आप एक हफ्ते में एक बार कर लो। ज़बरदस्ती का प्रेशर क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट, ठीक है। फील्ड एरिया अगर है, हमने कसम खाई है, हम देश पे जान लौटाएंगे, संडे को काम करेंगे, दिवाली वाले दिन काम करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, राइट, जब वॉर लाइक सिचुएशन है, बैटल इज ऑन गोइंग, ज़बरदस्ती की नहीं, ज़बरदस्ती एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, दोपहर में जब सोने का टाइम है, ज़बरदस्ती 3 बजे रिपोर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली, दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन मैनी प्लेसेस इन फील्ड एरियाज। सो दिस इज़ आप इतने सालों तक, अब मैं आपको बताता हूँ, जवान जो आपने पूछा था, इनका रूटीन सुबह 5 साढ़े 5 बजे। सी व्हेन यू आर अ यंग सिपाही, YS कहते हैं, यंग सिपाही, वो बंदा अभी अभी भर्ती हुआ फौज में, हाँ जी, ठीक है। वो बंदा एक ऐसे बैरक्स में है जिसमें 20 30 40 लड़के सोते हैं, ठीक है। उस लड़के को एक बेड मिला हुआ है, हाँ, उस बेड के नीचे वो अपने 1-2 सूटकेस ट्रंक वगैरह रखेगा, हाँ, ऊपर एक रस्सी बांधी, उस पर अपना कपड़े सुखाएगा, हाँ या जी, साइड में कोई जगह होगी कपड़े सुखाने के लिए, ठीक है। उसके पास कोई प्रिवेसी नहीं है। वो सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे उठ के अपने बैरक्स की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करेगा, आसपास का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करेगा। ही विल यूज़ द वॉशरूम फर्स्ट सो दैट पीपल हु आर सीनियर टू हिम कैन यूज़ द वॉशरूम अ लिटिल लेटर, और वो आधे घंटे ज़्यादा सो लें। अच्छा, तो 4 बजे वो लड़का उठ गया, ठीक है। 6 बजे, 5:30 बजे PT परेड में वो पहुंच गया, वहाँ से भाग दौड़ करके आया, फिर 7 बजे उसको किसी और परेड में जाना है, से लेके वो 12:30 1 बजे तक फ्री हुआ, तब उसने लंच किया, आधा 1 घंटे का उसे रेस्ट मिला, उसमें भी वो अपने यूनिफॉर्म वगैरह सेट कर रहा है। 2-2:30 बजे 3 बजे उनका फिर फॉलन कर दिया, फॉलन में आधा 1 घंटे तक उन्हें कोई बातें समझाई गई, या मे बी 15 मिनट 20 मिनट जो भी है। उसके बाद उन्हें 4 बजे, 4:30 बजे और किसी काम पे लगा दिया। शाम के 5 साढ़े 5 बजे फिर PT परेड, सॉरी गेम्स परेड है शाम को, 1 घंटा वो हुआ 6:30 7 बजे। उसके बाद फिर रोल कॉल हो रही है, 7 साढ़े 7 बज गए। उसके बाद वो बंदा नहा धो करके, बीच में भी नहा रहा है सुबह PT परेड के बाद, फिर दोबारा नहाएगा, फिर वो डिनर करेगा 7:30 8 बजे। फिर उसके बाद फिर से रोल कॉल है कि सब लोग अपने अपने जगह पे हैं या नहीं। 9 बज गए, 9:30 बज गए। उसके बाद वो अपना बाकी अगले दिन की यूनिफॉर्म सेट करेगा। अगले दिन की भी 2-3 यूनिफॉर्म है ना,
सुबह की पीटी ड्रेस, राइट। फिर मेन जो ओजी ड्रेस या कॉम्बैट ड्रेस, और फिर शाम की स्पोर्ट्स ड्रेस, ठीक है, मिनिमम 3। मिनिमम 3। हाँ, ठीक है। और फिर वो 9 साढ़े 9 बजे वो अपनी आयरन वगैरह कर रहा है, कपड़े धो रहा है, या शायद संडे को धो लेगा। उसके बाद वो आधा 1 घंटा शायद अपने लिए उसे टाइम मिलेगा, और फिर भी उसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना है। तो देयर आई कैन सी दैट काफ़ी एक स्ट्रेस सिचुएशन बहुत ज़्यादा, आई एम टेलिंग यू, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये बातें पब्लिकली आती नहीं हैं। 14-16 घंटे काम करना, 18 घंटे काम करना इनका डेली का रूटीन है। मैंने जहाँ जहाँ सर्व कर रखा है, मैंने देखा है जवानों का ऐसा भी होता है कि वो हर रोज़ रात के 11 बजे से पहले उन्हें डिनर नहीं मिल रहा है, तो वो 11 बजे और वो खाना बन गया 7 बजे। स्पेशली जो क्लर्क्स होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में लेट तक सर्व कर रहे हैं, तो 7 बजे, क्योंकि बाकी कई लोग हैं जो 7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे खा लेंगे। वो बंदा अपने ऑफिस से 10 साढ़े 10 बजे जब निकल रहा है, तो उसके बाद वो 1 किलोमीटर वॉक करके जाएगा, 11 बजे वो ठंडा खाना खाएगा। उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे सो चुके हैं, पेरेंट्स सो चुके हैं, तो वो किससे फ़ोन पे बात कर लेगा। अब आपने ये सब सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह भी बंद कर दिया, राइटली सो, बंद करना ठीक भी है काफ़ी हद तक, लेकिन अब उसका एंटरटेनमेंट के भी माध्यम ख़त्म हो गए। तो ऐसे में स्ट्रेस कितना ज़्यादा बढ़ेगा, मैंने देखा हुआ है श्रीनगर में साइकेट्रिक वार्ड में शायद उस समय 40 के करीब लड़के एडमिटेड थे, और कुछ पॉलिसीज़ भी हैं कि हर फॉर्मेशन में साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट रखना मैंडेटरी हो गया है। हाँ जी। क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रात के 10-11 बजे तक। इसी इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है पेपर वर्क का, काफ़ी हद तक वर्कलोड क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली मेंटल फैकल्टीज़ विल टेक अ टोल। स्ट्रेस से सारी बीमारियां होंगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड, घुटनों के दर्द, पीठ के दर्द, ठीक है, सारी चीज़ें। एनी डॉक्टर विल टेल यू। नाउ दे हैव कम अप विद अ पॉलिसी कि हम डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देंगे। दे हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इट। बड़ी स्मार्टली उसे वर्ड किया गया उस डिसेबिलिटी पेंशन की पॉलिसी को। So all these things are known as lifestyle diseases now. All this hypertension, blood pressure and thyroid and this kind of things. I am saying you are creating my lifestyle. आपने तो बताया कि भाई तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आपने तो बताया 6 बजे दौड़ना पड़ेगा, आपने ही तो डिसाइड किया है कि उस दिन सुबह नाश्ते में पूड़ी मिलेगी या हलवा मिलेगा या पराठा मिलेगा, लंच भी आपने डिसाइड किया मेन्यू, डिनर भी आपने डिसाइड किया है, छुट्टी भी आप डिसाइड करते हो कि मेरे को क्या छुट्टी मिले, खाना आप दे रहे हो, पीटी आप करा रहे हो, स्ट्रेस आप क्रिएट कर रहे हो, ड्यूटी आज आप डिसाइड कर रहे हो, मुझे कितने बजे सोना है। एक रात को कॉन्सेप्ट होता है लाइट्स आउट, उसके बाद लाइट नहीं चल सकती, आपको अपने बेड में होना है और रिपोर्ट लग जाए कि भाई सब लोग अपने अपने बेड पे चले गए। उसके बाद अगर मैं मेरे बेड से उठ के बाहर जा रहा हूँ एज अ जवान, तो अगर किसी सीनियर ने देख लिया तो मेरी रेल बना देगा वो। ओके। सुबह कितने बजे उठना है से लेके कितने बजे सोना है, इंक्लूडिंग संडेज, आपने डिसाइड कर रखा है पूरा। लाइफस्टाइल मेरी, मैंने क्या जी, आप ही तो मेरी लाइफस्टाइल बना रहे हो। तो अगर लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रहे हैं, फॉलोइंग अ रूटीन, और अगर आप आर्मी वाले को लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रहे हैं, तो वो तो आपने ही लाइफस्टाइल डिसाइड कर रखी है ना मेरी। देन वाई यू सेइंग इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो एक साल में 50-60 दिन छुट्टी काटता हूँ, उन 50 दिन में जाके मैं अपने घर का खाना ना खा लूँ क्या ठीक से? मेरी मदर ने चूरमे का लड्डू बनाया, मैं तो वो खाऊंगा, आई विल एन्जॉय माई लाइफ। बाकी 300 दिन तो आपने जो डिसाइड कर रखा है मुझे वो खाना पड़ता है, वहाँ तो मुझे मेरे घी के चूरमे के लड्डू नहीं मिल रहे। आई विल ईट व्हाट आई वांट टू ईट। हो सकता है 2-4 किलो वजन उसमें बढ़ जाए छुट्टी में, फिर वहाँ पे आप लाके वैसे वजन खत्म करा दोगे, बिकॉज यू विल मेक मी रन 5 kilometers every day मोस्टली। See, some people don't run that much, whatever, there are various kinds of things, but substantially, by and large, lifestyle is being pronounced by the Indian Army. नेवी एयरफोर्स में शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लाइफस्टाइल क्या है कम से कम जवानों के लिए या जूनियर ऑफिसर्स के लिए तो आप ही ने डिसाइड कर रखी है। इवन फॉर सीनियर ऑफिसर्स बाय द वे, अगर आप मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, अगर आप फील्ड एरिया में पोस्टेड हैं, देयर आर नो ईटिंग ऑप्शंस। अगर आप बैचलर लाइफ लीड कर रहे हैं तो जो भी मैस में बना या जो भी लंगर से आप खा रहे हैं आपको वही मिलेगा, या भूखे रह लो, या आप अपना स्टोव रख लो, इंडक्शन प्लेट रख लो, मैगी बना के खा लो। आप क्या कर लोगे? जूस अगर आपको चाहिए आप या तो खुद बना लो या मत लो। लाइक सिविल स्ट्रीट में यू कैन गो टू एनी जूस शॉप, यू गो टू, आपको मोमोज खाना है वो खाने चले जाओ, आपको हेल्दी खाना चाहिए वो खाने चले जाओ। मैं बताता हूँ, कई बार मैंने 1-2 महीने ऐसे बताया, ब्रेकफास्ट में मैगी मिलती थी डेली नहीं, मतलब किसी दिन मैगी, किसी दिन तला हुआ पकोड़े, किसी दिन स्पाइसी अच्छा पराठा विद चटनी। इट इज़ नॉट द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मेरी लाइफस्टाइल मैंने बनाई है क्या? जो ऑप्ट हुई है आपने मेरी मैस में वो बनाया, मैं बैचलर हूँ, मैं तो वही खाऊंगा जो मुझे मिल रहा है। मेरे को भूख लगती है, मैं तो भूखा नहीं रह सकता, और भूखा रहूँगा। लंच में आप दे रहे हो छोले भटूरे, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, मैं तो ओवर ईट करता था, लेकिन पॉइंट इज इट इज़ नॉट हेल्दी नो। फिर अगर मेरे को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, मेरे को हार्ट डिजीज हो रहा है, देन प्लीज डोंट से इट इज़ योर लाइफस्टाइल डिजीज, यू आर लिविंग योर लाइफ रॉन्ग। माई लाइफस्टाइल हैज़ बीन डिसाइडेड बाय यू।
मैं तो वो जी रहा हूँ जो आप मेरे को मजबूर Surely. कर रहे हो। मेरे साहब इस पे मेरा क्वेश्चन है, और जैसे मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन, एज अ ह्यूमन हमारी भी तो एक लाइफ होती है, हमारे अंदर भी हॉर्मोन्स हैं, हमारे अंदर भी सेंसेस हैं, राइट? हर कोई चाहता है कि दैट आप एकदम आपको आइसोलेट कर दिया जाए अगर पूरी दुनिया से, तो कोई भी पागल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नेटवर्क बनाएं, बात करें, अपने दुख सुख को शेयर करें एटलीस्ट, कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो इंसान चाहता है कि एटलीस्ट मैं किसी अपने बंदे को बताऊं, वो भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप मोस्टली सब्सटैंशियली यूज नहीं कर सकते। हाँ यूट्यूब इज अलाउड एंड सम अदर थिंग्स आर अलाउड। हाँ, बट 88 आप एप्स हैव बीन बैंड। 88। बट एटलीस्ट सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरे दिन काम ही कर रहे हैं और रात में आप थक कर वापस आ रहे हैं, तो आप कितना ही यूज़ करोगे, क्या Correct. ही यूज़ करोगे। Correct. डेफिनेटली आपका रूटीन बहुत हार्ड है। अगले दिन आपको सुबह उठना है और नहीं उठे तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर श्योर। एंड फॉर एक यंग बीइंग है, वो आर्मी में जाता है, तो ऑफ कोर्स या तो उसकी गर्लफ्रेंड है या तो वो मैरिज करेगा आगे जाके, तो वो उसके लिए भी कोई मतलब अगर स्टैंड लेना चाहे तो ले ही नहीं सकता। लव मैरिज तो हो ही नहीं सकती। नहीं, हो भी सकती है, बट ये है कि दैट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Yes. यू कैन नॉट कनेक्ट, यू Yes. कैन नॉट टॉक। आप जब बात ही नहीं करोगे तो बात होगी क्या? कुछ भी नहीं। कई घर टूटते हैं इस वजह से बाय द वे आर्मी में, क्योंकि लेडी को समझ नहीं आता कि फौज में इतना कर क्या रहा है, लड़ाई तो चल नहीं रही कहीं, राइट। तो इतना क्या काम कर रहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे घर में घुसता है, जहाँ जहाँ पे लेडी साथ में रह रही है, फैमिली साथ में रह रही है। मतलब या दोपहर में आता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर निकल जाता है। राइट ऑफिसर्स भी, जवान्स भी, तो उनके डिवोर्सेस होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं। राइट। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन अ मैरिज लाइक दैट। एंड दूसरी चीज़, एक चीज़ और बोली जाती है, जो हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं वो जो लोअर रैंक पे जो लोग होते हैं उनसे अपने पर्सनल काम भी करवाते हैं। ऐसा भी होता है? बहुत हो जाता है। मतलब इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है ओवर इंश्योरिंग थिंग्स। राइट ये ना एक्चुअली इसकी बहुत बैकग्राउंड में बता सकता हूँ, लेकिन आई थिंक वी विल नॉट हैव दैट मच टाइम। राइट। सी आर्मी में, नेवी एयरफोर्स में ना स्ट्रक्चर बड़ा स्टीप है। हाँ जी। सिविलियंस में ना हर एक को एक सर्टेन लेवल ऑफ रैंक वो पहुंच जाते हैं। आर्मी में या नेवी एयरफोर्स में अगर आप बिल्कुल टॉप पे नहीं चल रहे हैं तो यू विल बी सुपरसीडेड। तो सबको चाहिए कि यार मेरा सीनियर मेरे को टिक ऑफ ना कर दे। हाँ जी। तो अब अगर मान लीजिए एक कर्नल साहब हैं, उन्हें अपनी नौकरी बनानी है, उन्हें बहुत टेंशन लगी रहेगी कि यार मेरी नौकरी पे कोई ज़रा सा भी रत्ती भर भी सवाल ना आ जाए। हाँ जी। तो अब जो काम एक नायक कर सकता है या एक हवलदार कर सकता है, एक उसको इंश्योर कर सकता है, जो सिविल स्ट्रीट में जो ऑफिसर ग्रेड के बिलो लोग होते हैं वो जो काम करते हैं, वो काम करने के लिए आर्मी में ऑफिसर्स को लगाया जाता है या इंश्योर करने के लिए लगाया जाता है। Right. हमें ऐसी ऐसी ड्यूटी करने के लिए को इंश्योर करने के लिए लगाया जाता है कि एक सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब, तो आप उनके गेस्ट रूम में पहले जाके देख के आओ कि उनका फ्लश चल रहा है या नहीं चल रहा। जो गेस्ट रूम मिलेगा उसमें टीवी चल रहा है या नहीं चल रहा। मतलब ये काम एज अ मेजर या एज अ कैप्टन मैं करूँगा। मेरी 2 साल तक ये ड्यूटी लगाई थी। 8:30 बजे ऑफिस का टाइम है, 8:25 पे आके देखना कि ब्रिगेडियर साहब का टीवी चल रहा है या नहीं, उसमें केबल का रिचार्ज हो रहा है या नहीं। ये काम मेरी ड्यूटी है एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि एक सिपाही को करना चाहिए, जो एक नायक को करना चाहिए, हवलदार को करना चाहिए, लैंस नायक को करना चाहिए, हु आर स्मार्ट पीपल। एक हवलदार का कम से कम शायद 50-60 हज़ार रुपये का उसका महीने का इमोल्यूमेंट्स हैं। डेफिनेटली सही बात है। ठीक है, अच्छा खासा, ही इज़ अ स्मार्ट गाय, उसको 10-12 साल का फौज का तजुर्बा है। सही बात है। वो करने के लिए उसको बस, क्योंकि वो हवलदारों से भी करवाते हैं, पहले ये कि वो एक हवलदार भी देख लेगा, उसके ऊपर मेजर कवीश भी देख लेंगे, तो डबल ओवर इंश्योर हो गया, तो उसमें गलती का चांस कम बचा। तो वो ब्रिगेडियर साहब गुस्सा नहीं होंगे, कर्नल साहब की नौकरी ठीक ठाक रहेगी। मतलब जो एक और फिल्टर लग गया, वो हवलदार भी कर लेता, लेकिन हवलदार के शायद करने के बाद हो सकता है 10% गलती का स्कोप बच जाए। तो अब उस 10% में भी अगर एक कैप्टन साहब को, मेजर साहब को लगा दिया, तो वो 1% गलती का स्कोप रह गया। एंड थोड़ा सा मैंने देखा है आर्मी में बड़ा ये चीज़ बड़ा स्ट्रिक्ट इसको उस टाइम मानते पे हैं। शायद मैं भले ही मेजर नहीं था, जिस टाइम पे मेरी ऐसी ड्यूटी लगाई गई थी, आई वाज अ लेफ्टिनेंट व्हिच आई वाज नेवर सपोज्ड टू बी, बट आई एम सेइंग कैप्टन्स को भी इस टाइप की ड्यूटीज़ बहुत बार लगाई जाती हैं। मेजर्स में मैंने बहुत बार सुना हुआ है कि उनको जाके फ्लश चेक करने पड़ रहे हैं, गीज़र जाके चेक करने पड़ रहे हैं गेस्ट रूम्स में। मतलब जो बहुत ही हायर रैंक ऑफिसर्स हैं वो अपने मैंने अपने हाथ से फ्लश चेक किए हुए हैं, मतलब फ्लश को दबा कर कि भाई फ्लश चल रहा है नहीं चल रहा है। लिटरली इट्स वेरी डिस्गस्टिंग कि दैट एक ऑफिसर इन चीज़ों को कर रहा है। एंड डेफिनेटली वो उसका मैं काम ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आई एम नॉट सेइंग इट इज हैपनिंग ऑन अ डेली हाँ, बेसिस। मतलब ये नहीं है मतलब कि ये भी होता है ओवर इंश्योरिंग के चक्कर में, लेकिन ये Definitely. प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आर्म फोर्सेज में इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत स्टीप हो चुका है। 5 लेफ्टिनेंट कर्नल्स में से मेरे ख्याल से 1 या 2 ही कर्नल बनेंगे, वेराज जो कि सिविल सर्विसेज में है उसमें 18 साल में या 20 साल में बंदा जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे पहुंच जाता है, जो कि आर्म फोर्सेज में मेजर जनरल इक्विवेलेंट है। लेकिन आर्म फोर्सेज में ज़्यादातर लोग उस रैंक से सुपरसीड हो जाएंगे, तो इसमें कट थ्रोटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया।
आर्म फोर्सेज में, अनफॉर्चुनेटली हायर रैंक्स में। थोड़ा इस चीज़ पे जानना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे रोशनी डालें, बिकॉज मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ इन चीज़ों को जानने के लिए, और शायद हमारी इंडियन ऑडियंस भी जानना चाहेगी। और किन इश्यूज से गुजरना पड़ता है एक आर्मी ऑफिसर को, और उनके साथ क्या इश्यूज होते हैं जो हमें नहीं पता एज अ सिटीजन, कि लाइक व्हाट दे आर डूइंग, उनके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है, एग्जिस्ट करती है, नहीं होती? एक्सप्लॉयटेशन आई विल नॉट से। हाँ, यंग ऑफिसर्स को सबसे ज़्यादा ये है कि उन्हें दे हैव नो टाइम फॉर देमसेल्व्स। स्पेशली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, बिकॉज समवन शुड नॉट गेट इट रॉन्ग, बट फॉर पीपल सी यू हैव टू अप्रिशिएट द रियलिस्टिक सिचुएशंस, प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ। बिल्कुल। If you are coming to the Indian Army, Navy, Air Force at the age of 21, 22, 23, उस टाइम पे generally people have affairs. हाँ, ठीक है, let us be real about it. राइट। तो अब वो अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आप छोड़ के आ रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि आपको फ़ोन पे बात करने का टाइम बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। राइट। अगर आप फील्ड लोकेशंस में जा रहे हो, वहाँ पे 2-3 महीने तक फ़ोन नहीं चल रहा है, ठीक है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी लिमिटेड है, तो आपको एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये फॉर्चुनेटली मुझे नहीं हुई है ये प्रॉब्लम, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो नाउ अनदर प्रॉब्लम इज़ यू, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वुड से इज़ सोशल मीडिया बैन। राइट। सो मैनी थिंग्स, यू नो, लाइक टिकटॉक, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से टिकटॉक इज़ अ ह्यूज यू नो रेज अमंग्स यंगस्टर्स, राइट? हाँ, मतलब उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, चाइनीज़ भी है वो, लेकिन यू नो इट इज़ समथिंग बैन हो चुका है। ठीक है, फाइन, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो मैनी थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय ऑल माय फ्रेंड्स, बट ओनली आई कांट यूज इट। मोर ओवर, सपोज कोई टिकटॉक जैसा नया आ जाए, मेरे लिए तो वो भी बैंड है ना। इट इज़ नॉट ओनली दैट थिंग्स आर ऑलरेडी बैंड, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ एंजॉइंग दोज थिंग्स इज ऑल्सो फिनिश्ड। राइट। नोशनल लॉस, ओके, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप ये देखिए, कई ऐसे यंग आर्मी ऑफिसर्स, नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स होते हैं जिनका सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ। अब वो उसकी पढ़ाई करके, सी द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट रिजाइन, ओके, बिफोर 10 years। परमानेंट ऑफिसर्स के लिए तो और समस्या है। मेरे पास अभी कुछ ऑफिसर्स ने फ़ोन किया था कि हमें रिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि परमानेंट कमीशन ऑफिसर 20 साल से पहले नहीं छोड़ सकता नौकरी। अच्छा। अब उनकी 10-11 साल 12 साल नौकरी हो गई, वो मेरे पास कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमारे लिए कोर्ट केस करिए कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं उन्हें भी हेल्प कर रहा हूँ, आई एम फाइलिंग कोर्ट केसेस फॉर देम। सो द इशू इज़ दैट यू कैन नॉट रिज़ाइन। अब आपको कोई भी और जॉब है, आपको कॉर्पोरेट में कोई अच्छा मिल रहा है, हाँ जी। आप रिज़ाइन करके वो नहीं ले सकते। यू कैन नॉट गो अब्रॉड, यू कैन नॉट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ओके। इवन ये जिन लोगों को IAS का भूत होता है, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, वो अगर उसका IPS भी निकलता है ना, राइट। वो अगले साल कोशिश करता है कि उसका IAS निकले, IPS से वो तुरंत रिज़ाइन करके IAS में ज्वाइन कर लेता है। राइट। हर साल ऐसे सैकड़ों बच्चे होते हैं जो कि मैं IPS टू IAS ही नहीं कह रहा हूँ, जो कि और कोई अलाइड सर्विसेज से छोड़ के कोई बेटर सर्विस ज्वाइन करते हैं, हर साल होते हैं। हाँ। क्योंकि उनको रिज़ाइन करना अलाउड है फॉर ज्वाइनिंग अ बेटर जॉब। आर्मी में ये अलाउड नहीं है, नेवी एयरफोर्स में। आई नो इट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, वो IAS एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्टली। वो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ उनका क्लियर नहीं होता, RBI का क्लियर, तो RBI ज्वाइन कर लिया। ये लोग लेकिन फिर भी ट्राई करते रहते हैं। जिसका IPS, IAS, IPS, IRS, IFS कुछ भी क्लियर हो गया, वो RBI से इमीडिएटली रिजाइन करके वहाँ ज्वाइन कर लेता है। हर साल ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, RBI में कम से कम शायद 10% फॉल आउट स्टैंडर्ड है। 10% मतलब मान लीजिए अगर 100 बंदे मैनेजर ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं RBI में, 10% विल लीव नेक्स्ट ईयर एंड गो टू some civil services. At least 10%, maybe 20% also, maybe 30% also, okay, average. लेकिन if you have joined the Army, Navy, Air Force, you have no chance, no possibility that you can take up any other job, even if it is better. कई बार ऐसे भी हुआ है कि IAS का उसने एग्ज़ाम निकाल लिया, आर्मी ऑफिसर ने, उसने अपना एक दिन में 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद, रात का मिडनाइट ऑयल बर्न करने के बाद रात को वो पढ़ा, और वो इंटेलिजेंट भी था, उसने प्रीलिमिनरी निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, सेलेक्ट हो गया। अब उसको इंटरव्यू निकालने के बाद भी IAS ज्वाइन नहीं करने दे रहे, बिकॉज यू कैन नॉट रिजाइन फ्रॉम द आर्मी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर दिस इज अ वेरी मेजर इशू, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, एवरीवन कैन रिजाइन, जुडिशियल ऑफिसर्स कैन रिजाइन, चीफ मिनिस्टर कैन रिजाइन हुए भी हैं, अरविंद केजरीवाल साहब ने रिजाइन किया था, तो उससे दंगे फसाद होंगे, आतंक मचेगा, लोकल हिंदू मुस्लिम क्लैश या जो भी होगा, ठीक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। तो एक अगर आर्मी ऑफिसर रिजाइन करता है, मान लीजिए पीस लोकेशन से, मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठा है, कलकत्ता में बैठा है, कौन सा तूफान टूट पड़ेगा अगर वो रिजाइन कर देता है। तो आप ब्लैंकेट बैन मत लगाइए ना रेजिग्नेशन पे, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दीजिए, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग को रिकवर कर लीजिए। क्यों उनको रिजाइन नहीं करने देते? अच्छा मान लीजिए आपकी 2 साल की नौकरी हुई है, आप परमानेंट ऑफिसर हैं,
ठीक है, आपको नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा, आप कहते हो कि यार देखो मेरे को ना इतना स्लॉग नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए वो हायर रैंक्स, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में सुपरसीड होकर खुश हूँ, लेकिन मेरे को इतना स्लॉग नहीं करना, बिल्कुल। तो मैं कोई मेहनत ही नहीं करूँगा। अब 2 साल से 20 साल तक मैं क्या सरकार पे बोझ नहीं हूँ? ऑफ कोर्स। जो बंदे का एम्बिशन ही नहीं है उस नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, या जिसको मज़ा नहीं आ रहा, या उसको पनिशमेंट मिल गई, कई ऐसे होते हैं 1-2 साल की नौकरी हुई, उनके कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उनको कोई छोटी सी पनिशमेंट मिल गई, तो अब उसका करियर वहीं पे वहीं सील्ड है, ही विल नॉट बिकम सिलेक्शन ग्रेड कर्नल रैंक ऑफिसर, वो लेफ्टिनेंट कर्नल में सुपरसीड होगा पक्का। राइट। वो क्या मेहनत करेगा उसके बाद? आप इन लोगों को रिजाइन करके बाहर जाने दो, इनको जो करना है करें। फील्ड एरिया से रेजिग्नेशन मत अलाउ करो, क्योंकि मे बी यू नीड टू गार्ड आर बॉर्डर्स, यू नीड पीपल टू गार्ड आर बॉर्डर्स। पीस एरिया से अलाउ करो, कुछ एक लीवे दे दो कि यार चलो आपने कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद हम रेजिग्नेशन अलाउ करेंगे, आप पीस एरिया में हो तो आप 2-3 महीने का नोटिस दो, तब हम अलाउ करेंगे, आप इतनी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग दे दो तो हम अलाउ करेंगे, बाकी सारी सर्विसेज में अलाउड है, एंड इसमें allowed नहीं है। गॉट इन सीरियस इशू, किसी को सीरियस इशू हो जाए किसी की फैमिली में, या किसी की फैमिली में सपोज कोई सीरियस इशू हो गया, तो नहीं अलाउ then करते हैं, नहीं in अलाउ that करते case, हैं। बहुत बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स हैं रिज़ाइन करने के लिए, वो है एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स। या तो मेरे को विदेशी लड़की से शादी करनी है और फिर दबाव बनाया जाता है कि उस लड़की को कहो, वो लड़की अमेरिकन है, कि वो इंडियन सिटीजनशिप ले, लेकिन वो लड़की मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं ले रही, तो मैं इस ग्राउंड पर रिज़ाइन कर सकता हूँ। फिर भी ऐसा केस हुआ है, एक ऐसा मैं जानता हूँ, उसने रशियन लड़की से शादी कर ली थी, उसको फिर भी नहीं रिज़ाइन करने दे रहे, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी वाइफ रशियन है, कोई बात नहीं। या और ऐसे ग्राउंड्स कि हमारी फैमिली प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मेरे चाचा ताऊ हैं, वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहे हैं, उनके बच्चे, और मैं अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, आई नीड टू बी एट होम टू हैंडल माई प्रॉपर्टी अफेयर्स। तो अब इसमें या तो मैं प्रॉपर्टी के झूठे कागज़ बनवा के लाऊं, ठीक है, तो मैं दिखाऊं कि साहब ये देखो ये मेरे झूठे कागज़ ये है, ठीक है, अब मेरे को रिज़ाइन करने दो। ऐसे ऐसे ग्राउंड, या पेरेंट्स की तबीयत बहुत ख़राब है, दे आर ऑन डेथ बेड, हाँ, और मेरा कोई भाई नहीं है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, तब भी वही बोलेंगे वाई कांट योर वाइफ टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अरे भाई मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने पेरेंट्स की टेक केयर करूं। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? मेरी इच्छा है ना। आपने मेरे को कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, आपने मेरे को 5 लाख रुपए खर्ची है, मैं आपको उसमें से मैंने 10 साल में से 4 साल नौकरी कर ली है, आप प्रो राटा उसका डिडक्ट कर लो, 2 लाख रुपए काट लो, 5 लाख में से 3 लाख रुपए मेरे से लो, मैं आपको आज दे रहा हूँ, मेरे को जाने दो बाहर। आई एम सर्विंग इन पीस एरिया, आई विल गेट अ बेटर जॉब देन यू, राइट। आई विल बिकम एन IAS ऑफिसर एंड योर मेजर जनरल्स विल सल्यूट मी। यंग IAS ऑफिसर मेजर जनरल से सीनियर नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है प्रैक्टिस में कि वो अगर IAS ऑफिसर से मिलना है तो आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स उनसे मिलने जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बट दिस इज हैपनिंग प्रैक्टिकली। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स लाइक दिस हु आर डेस्परेट टू रिजाइन बट दे आर नॉट एबल टू रिजाइन, एंड देयर आर मोर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो, ऑब्वियसली। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस चीज़ की देखिए। सपोज कि मैं 24 साल 25 साल की उम्र में मैं तो IAS ऑफिसर बन जाता, मेरा, या मैं विदेश जाके आई वुड हैव बीन इन MNC, I would have been earning 5 lakh rupees per month. Here I am earning 1 lakh rupees per month. But opportunity cost. Point is that this is something, this option of other jobs is available to everyone else, only not available to me. I am the only one who is excluded. Right. मैं जानता हूँ कई लड़के हैं हमारे साथ के भी थे, वो जजेस बने, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत फेमस लॉयर हैं भरत चुग सर, राइट। वो जुडिशियल ऑफिसर थे, 2-3 साल बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, मेरे को नहीं पता कब रिजाइन किया, उनको नहीं उसमें मज़ा आ रहा था, अब वो वकील बने हुए सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा कर रहे हैं वो, तो वो कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? आई वुड हैव बिकम अ लीडिंग लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय नाउ मे बी, ठीक है। आई एम सेइंग जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बहुत बड़ी है, किसी को दिखता नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि मैंने आर्मी की नौकरी से ये गेन किया, हाँ हमने बहुत कुछ गेन किया है, लेकिन जो लूज किया, नेगेटिव असेसमेंट कौन कर रहा है? राइट। उसके पैरामीटर्स को कौन देख रहा है? जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, कोई लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो ही समझ रहे हैं कि कविश ने हमें ब्लॉक कर दिया, कविश ने हमें फेसबुक से हटा दिया, अनफ्रेंड कर दिया, या ये कहाँ गायब हो गया है। उनको क्या पता कि मेरा फेसबुक आर्मी ने बंद करा दिया। तो हमारे नेटवर्क जो सारे क्लोज हो गए, वो कैसे भरपाई होगी उनकी? नहीं। अब वो बंदे को मैं 10 साल में भी नहीं ढूंढ सकता। और विल आई रिक्रिएट दोज 5000 अदर कनेक्शंस ऑन फेसबुक नाउ, और विल आई गेट ऑन विद माई लाइफ एंड डू वट एवर एल्स आई हैव टू डू? मेरा मतलब जो 2-3-4 हज़ार जो भी कनेक्शंस थे, जो लाइफ के साथ चलने वाली चीज़ें हैं वो भी दूर हो जाती, वो खत्म हो। तो जो मेरे वो कनेक्शंस थे, मैं उनको रोज़ रोज़ जाके अब फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजता नहीं रहूँगा। आई विल डू, आई विल लिव माई नॉर्मल लाइफ। अब मेरा उनसे वो फ्रेंड्स है, वो 20 साल बाद भी काम आते हैं, लेकिन उनके कनेक्शंस खत्म। इन चीज़ों की क्या, इज़ देयर एनी वे ऑफ कॉम्पेंसेटिंग मी फॉर दिस? आर्मी में इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों कोई एक्स्ट्रा भुगतान नहीं है, इन सेक्रीफाइसेस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू जॉइन दिस जॉब ओनली फॉर लव ऑफ द नेशन।
You will not get anything. आप पूछ रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर 2 साल की एक पोस्टिंग आती है नॉर्मली आर्मी में. ठीक है. जो यूनिट्स में होता है उनका थोड़ा अलग सिस्टम है. जो लोग किसी रेजिमेंट में या यूनिट में सर्व नहीं कर रहे उनका अलग है. 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए एक पोस्टिंग है. उसमें से 6 महीने 8 महीने आपके टेम्प्रेरी ड्यूटी पे या कोर्स में बीत गए. ठीक है. 3-4 महीने आपने लीव में बिता लिया अपने घर में, बचे 10-11 महीने. पहले आपको किसी गेस्ट रूम में रखा है, फिर दूसरे गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया, फिर बैचलर्स अकोमोडेशन में शिफ्ट कर दिया, फिर परमानेंट अकोमोडेशन में शिफ्ट किया. तो आपकी परमानेंट अकोमोडेशन में आप 4-6 महीने से ज़्यादा बिता ही नहीं पाते हैं. आपके AC TV फ्रिज बक्सों में ही पड़े हैं साल दर साल. मैं ऐसे गेस्ट रूम में रहा हूँ 1.5 महीने तक जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं था. एज अ कैप्टन, एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो मैं ऐसा करता था बाथरूम का दरवाज़ा खोल करके. और ये तब है जब आप एक ऑफिसर रैंक पे. बाथरूम का दरवाज़ा खोल करके एग्जॉस्ट में चलाता था. फिर अकोमोडेशन की हमारे यहाँ हालत ऐसी है, एक और लेफ्टिनेंट साहब को आना था. तो अब वो लेफ्टिनेंट है तो कौन पूछेगा लेफ्टिनेंट के बारे में. नो वन इज बॉदर्ड. तो उनके लिए हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारे पास अकोमोडेशन नहीं, अपने आप देख लो क्या करना है. तो अब जो हमारे ब्रांच थी, हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि कविश इसको अपने साथ एडजस्ट कर लो. 1 कैप्टन 1 लेफ्टिनेंट आर लिविंग इन 1 रूम सेट. ठीक है. विद नो खिड़की, विद नो एग्जॉस्ट फैन, जिससे कि वो ऑफिसर मतलब वो वाइफ के साथ तो उस रूम में रह नहीं सकता. बिल्कुल. तो अब कभी तुम छुट्टी जाओ, तब तक वो उस रूम में रहेगा, फिर उसको छुट्टी भेज देंगे, तब तक कुछ और हो जाएगा, शायद कोई अकोमोडेशन मिल जाए. मतलब ये हालत है. सो दिस इज़ हैपनिंग. और उसका सी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर और इवन एज अ जवान आई एम एंटाइटल्ड टू completely free accommodation as long as I am serving in the army. हाँ, उसका सोफे का या फर्नीचर का कुछ किराया 100-200-500 रुपये पर मंथ जो लगता है वो लगना चाहिए. अब उस गेस्ट रूम का चार्ज रखा हुआ था 140 रुपये पर डे. मेरे पास आज तक मैंने वो संभाल के रखा हुआ है बिल. आई स्टेड इन दैट गेस्ट रूम फॉर 45 days. बिल वॉज 6,300 रुपीज़. राइट. मैंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी. मुझे बताया जाता है कि देखो कविश, यू आर वेरी लकी, क्योंकि इस गेस्ट रूम का चार्ज पहले 500 रुपये पर डे होता था, उसको घटा के 140 रुपये पर डे कर दिया. यू आर वेरी फॉर्चुनेट, तुम्हारा तो कम खर्चा लगेगा. फलाने ऑफिसर हैं, वो ब्रिगेडियर साहब हैं, वो तो 60,000 रुपये दे के आ रहे हैं. वो गेस्ट रूम में रहे थे 2-3 महीने तक, वो 60,000 दे के आ रहे हैं. मैंने कहा यार वो उनकी प्रॉब्लम है. उन्होंने 60,000 दिए हैं. पहली बात, उनका वो रीइंबर्सेबल है, उनका वो क्लेम हो जाएगा, क्योंकि उनका फैमिली अकोमोडेशन उन्हें लागू है, या वो रीइंबर्समेंट क्लेम कर लेंगे. अगर नहीं भी करें, कम से कम उन्हें एक फैमिली अकोमोडेशन मिली हुई है. मेरे पास कोई फैमिली अकोमोडेशन आपने दे नहीं रखी, मैं क्यों अपनी जेब से 6,300 रुपये दूँ. सही बात है. ठीक है. अब फिर ऐसे बातें सुनाई जाती हैं कि यार यू आर अर्निंग वेल एज एन ऑफिसर, यू शुड नॉट बी क्रिबिंग अबाउट दीज थिंग्स. पॉइंट इज नॉट अबाउट वेदर आई एम डूइंग वेल और वेदर आई एम अर्निंग वेल और नॉट. इट इज़ अबाउट फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ अबाउट इक्वालिटी, इट इज़ अबाउट लॉ. ओके, इट इज़ अबाउट माई राइट टू अ फ्री अकोमोडेशन. पहली बात तो जो मेरे को एंटाइटल्ड है उसे आप बहुत छोटा दे रहे हो, बहुत कम दे रहे हो, खिड़की और वेंटिलेशन के बिना दे रहे हो. ऐसा किसी और संस्था में मुझे नहीं पता कि होता है. किसी आर्मी में एक बड़ा फनी कॉन्सेप्ट है मैरिड अकोमोडेशन एंड बैचलर्स अकोमोडेशन. राइट. बाकियों में मेरा भाई था RBI ऑफिसर, उसको ये था एज अ फ्रेश ऑफिसर लखनऊ में, विच इज़ अ मेजर सिटी, ही कैन गेट ईदर अ 4 BHK अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एज अ बैचलर, और ही कैन गेट अ 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड अकोमोडेशन. राइट. शादी अगर किसी ने कर रखी है तो क्या मैं एहसान कर रहा हूँ आर्मी पे कि मुझे बड़ा घर मिल जाएगा? इज इट अ फेवर आई एम डूइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन शादी करके? वो मेरी मर्जी, मेरे को शादी करनी या नहीं करनी. अगर आप कर्नल भी हैं, हाँ, तो आपको वो 1 रूम या 2 रूम सेट देते हैं इफ़ यू आर अ बैचलर. अरे अगर आपके रैंक के हिसाब से जो आपको ऑथराइज होना चाहिए, वेदर यू आर मैरिड और नॉट, यू शुड बी गिवन वट एवर अकोमोडेशन यू आर एंटाइटल्ड टू. एंड यू शुड बी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर जो भी हैं, आपने स्केल बना रखे हैं कि इसको 2 BHK, इसको 3 BHK, इसको 1 BHK, जो मिलना चाहिए, जो उसको ऑथराइज है वो दो. डेफिनेटली. और या वो होना चाहिए. अगर पॉलिसीज ऐसी नहीं भी हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि बैचलर अकोमोडेशन वाली हैं, तो दे आर रॉन्ग. क्योंकि आई एम नॉट डूइंग. शॉक्ड हूँ ये सुनने के बाद दैट कि एक ऑफिसर को एक ऐसा रूम दिया गया जिसमें वेंटिलेशन. हाँ, वो कुछ लोग बताते थे, मुझे नहीं पता है कितना सच है, वो ये बताते थे कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में या पहले ज़मानों में वो या तो तबेला टाइप का कुछ था. आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस. आई डोंट, या वो शायद मतलब कोई वो मे बी इट वॉज अ स्टोर. हाँ जी. वो वहाँ पे 7-8 जो रूम्स थे जिनको ऑफिसर अकोमोडेशन में कन्वर्ट कर दिया गया था, वो आई थिंक दे वर स्टोर रूम्स. सो मे बी देयर वाज नो वेंटिलेशन एंड नो विंडोज वर रिक्वायर्ड. ठीक है. सो आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव एट इज दैट if I am getting married, I am not doing any favor to anyone. Right. It is my wish. I am entitled to, if as an officer, I should be entitled to a 1 BHK, 2 BHK. You decide that. Right. I am not saying कि मेरे को इतना बड़ा मिलना चाहिए. But whatever you decide, it should not be on the basis of marriage or not marriage.
or whether my parents are dependent on me or not dependent on me, that should not be the criteria. If my parents are not dependent on me, his parents are dependent on him, is it my fault? वो बड़ा घर उसे मिल रहा है, मेरे को छोटा घर दे रहे हो. अरे मुझे भी एंजॉय करना है, मेरे को अपने घर में लाइब्रेरी बनानी है, मुझे बड़ा टीवी लगाना है, उसमें मैं टेबल पे बैठ के पैर रख के मैं स्मोक करूंगा, मेरे को अपनी लाइफ एंजॉय करनी है. आई एम अ कमीशन्ड ऑफिसर, राइट, आई हैव वर्कड एज हार्ड एज हिम. सिंपल, सही ठीक है, बात आई हैव डन ट्रेनिंग एज मच एज हिम, मे बी आई एम बेटर देन हिम इन 100 ways. एंड सर मेरी फैमिली में भी आर्मी ऑफिसर्स हैं. मैं देखता हूँ आपने एक बात बोली दैट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, जी हर 2 साल 1-1.5 साल में ही ट्रांसफर्स हो रहे हैं. एंड कभी आप जम्मू थे तो हो सकता है आप कन्याकुमारी चले जाओ एकदम से. एंड आपके बच्चे हैं वो एक स्कूल में पढ़ रहे हैं. मेरे कजन्स हैं, उन्होंने ऐसे पढ़ाई करी है कि दैट 2 साल किसी स्कूल में, 1 साल. 6 महीने एक स्कूल में, हाँ जी, लाइक दिस उन्होंने ऐसे पढ़ाई करी है. यस इससे पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है. ऑब्वियसली. एंड आपका सोशल जो गैदरिंग बनती है वो खत्म हो बच्चे जाती का है. वो कभी बनेगा नहीं, बच्चे का बनेगा फ्रेंड ही सर्कल नहीं. नहीं बनेंगे. जैसे हमारे जो बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो आज तक हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, राइट, इनके कभी घनिष्ठ मित्र बनेंगे ही नहीं, बनेंगे नहीं, बिकॉज आपकी गैदरिंग ही हमेशा चेंज होती रहती है. यस, दे विल नेवर बिकम क्लोज फ्रेंड्स. सी इट्स नॉट जस्ट द ऑफिसर हु सफरिंग, वाइफ इज सफरिंग, kids are suffering, Definitely. parents are suffering, Parents are suffering. wife, there are so many, I know wives who are themselves qualified, doctors or engineers or whatever, and they have to sacrifice their career, or you have to sacrifice your family life. Right. You're an engineer, your husband is in the army, या तो आप हस्बैंड के साथ रह लो या आप अपनी नौकरी कर लो. आपने पढ़ाई करके बीटेक करके अच्छी नौकरी लगाई है, आप वो कर लो, ठीक है. क्योंकि अगर हस्बैंड के साथ हर 2-2 साल में ट्रांसफ़र होना है तो आपकी तो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर जॉब, डेफिनेटली, और यू सैक्रिफाइस योर फैमिली लाइफ. चॉइस इज़ योर्स. तो इसमें एक इशू ये आता है, देखिए ये 2-2 साल में ट्रांसफ़र होने की पॉलिसी ठीक है काफ़ी हद तक, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि जो लोग फील्ड एरियाज में पोस्टेड हैं उनको फील्ड से रोटेट करना, पीस में लाना ज़रूरी है. लेकिन शायद कुछ ऐसे बनाया जा सकता है कि वो 2 साल फील्ड में फिर 3 साल पीस में, या उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ अ मच लार्जर इशू एंड नेशनल सिक्योरिटी का इशू है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच कम्स इन इज़ इफ़ यू जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेज, स्पेशली फॉर वुमेन, या तो आपको एज ए लेडी अपनी जॉब सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी या आपको फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगा आपका. जो लेडीज़ ये चुनती हैं कि हम करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मोस्टली लेडीज़ यही चुनती हैं, एंड प्रॉब्ली इट इज़ द राइट डिसीजन. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट ईदर. So the thing is that you have a single member earning in the family. Right. Whereas in the civil street, both people can be earning very easily. तो जिन लोगों के डिफेंस को ज्वाइन करने का पैशन है, उनको ये बात को बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यू विल बी द सोल अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली. आपकी वाइफ आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगी लाइफ लॉन्ग. एंड तो इश्यूज भी हो सकते हैं इस चीज़ के. इश्यूज तो डिवोर्स एंड मैट्रिमोनियल इश्यूज मैंने पहले ही बताया वो हो सकते हैं, अनलेस इन टुडेज टाइम्स नाउ यू आर एबल टू मेक सम यूट्यूब अर्निंग और दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस से आप कुछ इंटरनेट पे करके अगर आप वाइफ अर्न कर सकती है तो एक अलग बात है. लेकिन अदरवाइज वाइफ नॉर्मल कोई जॉब या बिजनेस से अर्न या प्रैक्टिस से, अगर आपकी वाइफ लॉयर है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, इंजीनियर है, वो रेगुलर ट्रेडिशनल वे से अर्न नहीं कर सकती. एक चीज़ सेक्रीफाइस होनी है. करेक्ट. इधर योर करियर और इधर योर और आपकी सैलरी बहुत नॉमिनल होती है. तो सिविलियंस में दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग हो सकते हैं. मैं जानता हूँ कुछ लेडीज़ हैं जो कि अच्छी खासी क्वालिफाइड हैं, दे हैव टू सैक्रिफाइस देयर करियर्स. अब इसमें एक और प्रॉब्लम फिर आती है, अगर तो जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर्म्ड फोर्सेज में होते हैं, हाँ जी, तो उसमें एक तो बाकी लोगों को थोड़ी जलन होने लगती है. उनको कहते हैं DIG ग्रुप, डबल इनकम ग्रुप. अच्छा. तो मान लीजिए मैं अकेला हूँ, मेरी वाइफ तो आर्मी ऑफिसर नहीं है, मेरी वाइफ चोज टू सैक्रिफाइस हर करियर जिससे कि हमारी फैमिली लाइफ ठीक रहे. बिल्कुल ठीक है. लेकिन जो मेरे साथ का ऑफिसर है, दे चोज टू सैक्रिफाइस देयर फैमिली लाइफ. तो अब वो हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह रह रहे हैं. एक बंदा पोस्टेड है दिल्ली में, एक बंदा पोस्टेड है कन्याकुमारी में. तो अब उनकी फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस हो रही है. बच्चा लेडी के पास है तो फादर अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा, और वो लेडी को वहाँ पे 18,000 रुपये महीने की आया रखनी पड़ रही है. आया के अलग नखरे हैं, आया भी ठीक से काम नहीं करती, एंड दैट लेडी ऑफिसर इज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द चाइल्ड अलोन. छुट्टी लेने के लिए एक बंदे को छुट्टी मिली, वो दूसरे के पास आया, दूसरे को मिली, वो पहले के पास आया. तो इनका, और फिर उनको अपने घर भी जाना है, ससुराल भी जाना है, मायके भी जाना है, तो इनका हज़ारों रुपये का तो फ्लाइट्स का ही खर्चा हो गया. ठीक है. एक साल कम से कम 1-1.5-2 लाख रुपए इनका फ्लाइट्स का ही खर्चा हो गया. तो लेकिन अब इनसे, अब ये दोनों बेचारे अपनी फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर देयर करियर्स. अब मुझे जलन होगी, यार ये तो DIG है, डबल इनकम ग्रुप, मेरी तो 1 लाख तनख्वाह आ रही है घर में, इनकी 2 लाख आ रही है. पॉइंट इज दैट आप करियर को सैक्रिफाइस करो या आप फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस करो, वो बच्चे का सोचो, वो ही इज़ ग्रोइंग अप. जो लेडी ऑफिसर बन रही हैं वो, उनके बच्चे जब ग्रो अप होंगे, दे आर मोस्टली ग्रोइंग अप विदाउट देयर फादर्स.
अब वो फादर को साल में 2 3 4 महीने 2 महीने छुट्टी मैडम को मिलेगी, 2 महीने छुट्टी सर को मिलेगी, या मान लीजिए 80 दिन अगर मैक्सिमम भी मिल जाती है, जनरली सबको मिल नहीं पाती है, एवरेज 50 60 दिन की होती है, 2 महीने सर को 2 महीने मैडम को, तो 4 महीने अब वो छुट्टी में एक साथ रहेंगे। 4 महीने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार और समर्थन और साथ मिल रहा है। बाकी टाइम 8 months द चाइल्ड इज लिविंग विद ओनली वन पेरेंट, मोस्टली विद दी मदर। फादर से वो बच्चा अनजान है। ऐसे ऐसे बहुत केसेस हैं कि फादर ने बच्चे को चाइल्ड बर्थ के टाइम पे देखा और फिर 6 महीने तक देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये बहुत सैल्यूटरी चीज़ है। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस करके फील्ड एरियाज में वो कहीं कहीं उन्होंने सर्व किया, देश की सेवा की है। इवन आई एम सैल्यूटिंग द सोल्जर्स जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज। वेरी मच। ऐसा होता है कि कई जगह ना स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं होते हैं, मोस्टली जगह आर्मी में जवानों को कहीं अलाउ नहीं करते हैं 99%। मेरे साथ एक जवान था, बहुत बढ़िया लड़का था वो, कोलकाता में। हिज वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग एनी टाइम डिलीवरी कुड हैपन। वो एक दिन ऑफिस आया, अच्छा जब से मोबाइल फ़ोन आया लैंडलाइन ख़त्म हो गए, राइट। तो लेडी उस मोबाइल अलाउड नहीं ऑफिस में लाना, लैंडलाइन कोई है नहीं। जब वो ऑफिस सुबह आया 8:30 बजे, घर पहुंचा 3:30 बजे, उसके मोबाइल पर 70 मिस्ड कॉल थी। 70 मिस Yes, because his wife had delivered a baby. Imagine there is no way for the lady to contact her husband. Right. Had the lady died also, she would not have been able to contact. ये ऑफिसर्स के साथ भी होता है बाय द वे। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। Right. मैं कोई बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंशियल और हाई सिक्योरिटी एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ। पीस एरियाज में वो बंदे के पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी नहीं है बाय द वे। Right. ऐसे नहीं है कि वो जवान कोई ऐसी चीज़ बताया था जिससे कि देश के राष्ट्र के सीक्रेट्स खुल जाते। हाँ, कोई सिक्योरिटी इशू, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं, वो चाह के भी नहीं कर सकता क्रिएट। वहाँ पे भी मोबाइल अलाउड नहीं है। हमारे ऐसे भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें क्लास सिर्फ चल रही है, हम लॉ पढ़ रहे हैं सिंपल, ठीक है, हम पीस एरिया में 100%, वहाँ पे कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। उस पूरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन सिर्फ इस वजह से मोबाइल बाहर रखाए जा रहे हैं कि क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए। Right. ऐसा कहीं नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी हम रोज़ आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की कोर्ट में सारे वकील अपने मोबाइल पे में लगे रहते हैं। Right. वहाँ पे तो आपको मोबाइल बजना भी अलाउड नहीं है ना। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोबाइल बजना नहीं चाहिए। Definitely. बजेगा तो एनी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू एज पर दी ये विजडम कर ऑफ द कोर्ट। सकते हैं कि लाइक जैसे मोबाइल बजे नहीं, या आप उसे अननेसेसरली मत देखो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके घर में कोई डेथ हो रही है, वो मोबाइल का एक्सेस ही नहीं है कई घंटों तक। हाँ, Imagine. that is the issue. वो मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन, और ठीक है ऑफिसर्स के लिए इट इज़ मच बेटर। कई बार ऐसा होता है वो बाहर टेबल पे रखवा लेते हैं, इट इज़ फाइन, बट आई एम सेइंग ईदर यू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ टेलीफोन नॉर्मल सेटअप। हाँ, अगर चलो ये इतना बड़ा इशू अगर नहीं भी बताएं, लेकिन जवानों के लिए इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज समटाइम्स यू विल हैव, मतलब जवानों के लिए उनके घर से फ़ोन आ रहे हैं या कोई इमरजेंसी है, और कई कई घंटों तक 6 8 घंटे 10 घंटे तक उनके पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है। अल्टीमेटली ये लोग छुपा के लेके जाते हैं, फ़ोन ले जाने पड़ते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन बैन कर रखे हैं। मैं लॉयर हूँ, मुझे इंटरनेट पे कोई जजमेंट देखनी है, मैं कहाँ से देखूंगा? इंटरनेट तो आपने प्रोवाइड नहीं करा रखा। ऑफिस में फॉर लॉयर्स देयर इज नो इंटरनेट, देयर आर नो बुक्स प्रॉपरली अवेलेबल। ओके, मैं किस में देखूंगा? गूगल में, इंडियन कानून में, इंटरनेट पे। तो अब मेरा मोबाइल आपने बैन कर रखा है, मैं कहाँ से देखूँ? मतलब इट इज़ लाइक सेंडिंग अ सोल्जर टू वॉर विदाउट अ वेपन। आपने उसे कह रखा है कि आपको गन नहीं मिलेगी, आप जाके लड़ लो। वो क्या करेगा? छुपा के गन लेके जाएगा, मरना थोड़ी है वहाँ जा करके। मुझे लगता है बहुत ओल्ड स्कूल चीज़ें अभी तक फॉलो होती आ रही हैं। सी, आप ऐसा करिए, आपको पता है कि आपकी कहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। Right. आपको पता ही है ना, आप ही की संस्था है, आप ही के सिक्योरिटी है, आप ही के इतने सारे ऑफिसर्स हैं। आप उस एरिया में बैन कर दो, वहाँ के इस पॉइंट के बियॉन्ड किसी को जाना अलाउड नहीं है। बिकॉज इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मुझे ऐसा लगता है सर, जब किसी पे लग जाते हैं तो इट्स लाइक लिविंग इन अ प्रिजन। ऑब्वियसली इट इज़। आप ये बताइए, क्यों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, स्पेशली आर्मी से सबसे ज़्यादा कौन सरकारी नौकरी छोड़ता है? क्यों फौज में लोग तैयार हैं कि 15 साल होती मैं भागूँ यहाँ से जवान? क्यों ऑफिसर तैयार हैं कि 20 साल होती हैं भागूँ? जो लोग सुपर सीड भी हो गए, कितने सिविलियंस हैं बड़े आराम से नौकरी चिल काटते हैं कि हम तो 60 साल तक करेंगे, उसके बाद भी लड़ाई करते हैं कि 62 कर दो, 65 कर दो। कई जगह आंदोलन चल रहे हैं, कई जगह ये चल रहा है कि 65 उस शहर में हो, उस राज्य में हो गई, हमारे में तो 62 चल रही है, हमारी 65 करो, एज ऑफ रिटायरमेंट। क्योंकि वहाँ पे लाइफ चिल है, वहाँ पे उन्हें यह है कि भले ही कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे आराम से बैठ के चिल काटते हैं। सरकारी नौकरीज आर सपोज टू बी लाइक दैट, नो, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यहाँ पे 54 में रिटायरमेंट है, लेकिन फिर भी लोग 20 साल होते ही, पेंशनेबल होते ही भागना चाहते हैं, बिकॉज दे आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। ये लोग कहते हैं कि आप स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर सकते। अरे मैंने 2 महीने पहले स्मार्टफोन खरीदा है, 50,000 रुपये का, मैंने एप्पल खरीदा है। अब मेरी पोस्टिंग आ गई कोई ऐसी जगह,
प्रीवियस यूनिट में आप अलाउ कर रहे थे कि मैं इस हेडक्वार्टर्स में स्मार्टफोन लेके जा सकता हूँ, नए हेडक्वार्टर में आपने मेरी पोस्टिंग निकाली कहीं पे भी, मेरा कंट्रोल तो उस पर है नहीं, आप कहाँ पोस्टिंग निकाल रहे हो, वहाँ पे स्मार्टफोन ले जाना अलाउड नहीं है। अब आप एकदम से कह रहे हो कि भाई आप अपना, इट इज़ माई प्राइड, मैंने 6 महीने तक सेविंग करके, आजकल जवान भी एप्पल खरीद लेते हैं 70-75 हज़ार 1 लाख के, मैंने वो खरीदा, आप कह रहे हो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप नोकिया 1100 खरीद के ले आओ एक नया, मैं क्यों खरीदूँ? आप मेरे को दे दो ना एक नोकिया 1100 अलग से, बिल्कुल 1000-2000 रुपये मैं उसमें क्यों वेस्ट करूँ, प्लस मैं एक नई सिम खरीदूँ, क्यों? आप मेरे को मेरा एप्पल यूज़ करने दो। आपको अगर ये डाउट है कि मैं कोई सिक्योरिटी एरिया में घुस के आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता हूँ, आप वहाँ मेरे को जाने मत दो ना। एक सिपाही वैसे भी कहाँ पहुँच जाएगा, वो उसके पास कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कौन से ऐसे, जो देखिए वो जो सिक्योरिटी वाले जो मैप्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो वैसी ऐसी जगह होती है उसमें तो ऑफिसर भी एक्सेस नहीं कर सकते। इवन एज अ मेजर, इवन एज अ ब्रिगेडियर, आई कैन नॉट एक्सेस दैट प्लेस अनलेस आई एम स्पेसिफिकली ऑथराइज टू गो देयर और आई हैव सम बिजनेस ओवर देयर। तो मतलब ये ओवर इंश्योरिंग का इतना ज़्यादा ड्रामा है कि उसकी वजह से, और वो लेडी सोचेगी कि मैं इसे 70 बार कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, उनके डिवोर्स होंगे, might be she can think that he is ditching, जानबूझ के नहीं उठा रहा, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, right, he is ditching, ऐसा क्या, वो क्या पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है, क्या कर रहा है, वकालत के ऑफिस में ही तो है, right, ना इनकी कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपीयरेंसेज होती, नॉर्मल पन्ने काले कर रहे हैं, right, ऐसा क्या कर रहे हैं कि मैं बच्चे का जन्म हुआ है, ही कैन नॉट आंसर माई फ़ोन। right, right. मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अगर मैं एक सोल्जर हूँ, मैं आर्मी में सर्व कर रहा हूँ एंड मेरे साथ कोई कुछ गलत होता है इन आर्मी एंड मेरे को अपनी आवाज़ उठानी है, तो व्हाट इज़ द वे, मैं अपने सीनियर को कंप्लेंट करूँगा और उस पर क्या सुनवाई एक्चुअल में होती है? मुझे तो नहीं लगता कि दैट सीनियर्स उतना उस चीज़ पे ध्यान देते होंगे। अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो वेयर शुड आई कंप्लेंट? देखिए सुनवाई हो भी जाती है, अच्छा, उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, देयर आर प्रोविजंस टू फाइल कंप्लेंट्स, स्टैट्यूटरी कंप्लेंट इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर सेक्शंस 26 एंड 27 ऑफ द आर्मी एक्ट, नेवी एयरफोर्स एक्ट्स में अलग अलग सेक्शंस होंगे। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने देखा होगा बीच में एक बार एक दो वीडियो वायरल हो गई थी बहुत ज़्यादा कि दैट एक आर्मी ऑफिसर ने अपनी वीडियो बनाई थी जी, रोते हुए कि दैट हमको खाना नहीं मिल रहा है, बीएसएफ का था शायद, वो बीएसएफ का था एंड कि हमारे साथ ऐसा चीज़ें हो रही हैं एंड हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस माहौल में। जी तो उसको इतना मजबूर हो गया कि उसने वो वीडियो बना के फेसबुक पे ही डाल दी। जी, शायद 2014 की बात होगी, फिर 2014-15, हाँ जी। राइट, देखिए ये एक्चुअली समस्या ये है कि पहली बात, आप उस एनवायरनमेंट में बाउंड हैं, राइट, ठीक है, इवन एज अ मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल और जवान तो पक्के ही बाउंड हैं, वो तो कहीं बाहर नहीं जा सकते। सेकेंडली, आप जितने भी प्रताड़ित फील कर रहे हैं, हाँ जी, भले आप हैं या नहीं, कई लोगों के माइंड में वो एग्जैजरेट भी हो जाता है, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि वो होती छोटी है, हाँ जी, वो अपने माइंड में अपने साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से वो मैग्नीफाइड हो जाती है। लेकिन जो भी है, आप ना वहाँ से बाहर जा सकते हैं, छुट्टी शायद आपको मिल नहीं रही, और आप वो जॉब छोड़ नहीं सकते, आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। सही है, तो इन चीज़ों की वजह से वो चीज़ ना प्रेजेंट लगने लगती है, आपको जो मिल रहा है आपको वही खाना पड़ेगा या भूखे रहना पड़ेगा, ठीक है, या आप कुछ थोड़ा छोटा मोटा खुद बना सकते हैं। तो लेकिन सुनवाई कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई सिपाही है या नायक है, उसको पहले अपने बोलना पड़ेगा अपने प्लेटून हवलदार से, जो कि एक हवलदार होगा शायद, फिर उसे बोलना पड़ेगा अपने प्लेटून कमांडर से, जो कि सूबेदार या नायब सूबेदार होगा, वहाँ पे भी अगर नहीं होती है तो कंपनी कमांडर से, जो कि कैप्टन या मेजर होगा, वहाँ पे नहीं होती है तो 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, वहाँ पे नहीं होती है तो कमांडिंग ऑफिसर। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी चैनल को ना, इतनी बड़ी सीढ़ी को चढ़ना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, हो सकता है कि अब वो कह रहा है, देखो आप मेरे पास आए, आप कह रहे हैं कि साहब मुझे ना ये सुरेश है, ये मेरे को रोज़ दुखी करता है, प्लीज़ मेरी सुनवाई करो। मैं सोचता हूँ कि यार ये लड़का है, ये ऐसी कुछ भी बोलता रहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या ठीक है तुम मेरे पास 2 दिन बाद आना, मैं अभी बिजी हूँ। आप 2 दिन तक आप दुखी रहे, आप फिर आए, मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास अभी भी टाइम नहीं है यार प्लीज़। तो जब तक आपके रोने नहीं निकल जाएंगे ना, तब तक मैं टाल सकता हूँ या टालता रहूँगा, मतलब मेरे हाथ में है ना पावर, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे अलावा किसी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल डायरेक्टली बहुत एकदम कम। सीनियर के पास चले, उसके और अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सीनियर के पास जाएंगे तो आपकी अलग से रेल बनाई जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, चिट्ठी लिखना तो वैसे अलाउड नहीं है, आपके अगर चैनल में मैं आ रहा हूँ तो आप मेरे अलावा किसी को चिट्ठी नहीं लिख सकते। तो अगर आप मेरे डायरेक्ट चैनल में हैं तो मैं आपके ऊपर किसी पे कंप्लेंट नहीं कर सकता? कंप्लेंट अगर आपने करने का मन बना लिया है तभी आप कर सकते हैं। अच्छा, उतनी हिम्मत बहुत टाइम के बाद आती है, आपको कई महीने हो गए, मतलब फिर वो बाद में इश्यूज होंगे। हाँ, अग्रीव फील करते हो, आपको बहुत महीने हो गए और आप इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, जो कि कम से कम 90% लोग नहीं जुटा पाते हैं, हाँ, तब वो कंप्लेंट की स्टेज आती है। लेकिन नॉर्मली ये है कि आप किसी के पास जा नहीं सकते, और इसमें आपका कोई माता पिता वहाँ नहीं है, भाई बंधु वहाँ नहीं है। अच्छा, और आर्मी में एक और समस्या है कि आपके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं,
बिल्कुल। जो भी व्यक्ति है ना, वो या तो आपका सीनियर है या जूनियर है। राइट। कोर्समेट सेम जगह पे पोस्ट होना बहुत कम होते हैं। मान लीजिए ऑफिसर्स के केस में तो बहुत ही कम होते हैं। जवानों के में मान लीजिए आप 5 बंदे एक बैच में भर्ती हुए और सेम ट्रेनिंग करके एक जगह पे आए। पहली बात तो सेम जगह शायद 5 बंदे आएंगे नहीं, आ गए मान लीजिए 5 बंदे 10 बंदे, चलो मान लीजिए आ गए, क्योंकि रेजिमेंट्स में शायद यूनिट्स में ज़्यादा आ भी जाते होंगे। अब वो 10 बंदे आ गए, 10 बंदों में से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 तो छुट्टी पे हैं, 1/4 स्ट्रेंथ छुट्टी पे रहती है नॉर्मली। मान लीजिए 2 छुट्टी पे गए हुए हैं, 2 बंदे गए हुए हैं टेम्परेरी ड्यूटी पे कहीं और, एक बंदा किसी कमांडर साहब के यहाँ बडी लगाया हुआ है, ठीक है, एक बंदा गया हुआ है कहीं कोर्स पे। तो अब इधर बचे टोटल 2 बंदे, ठीक है, एक बंदा इस कंपनी में, एक बंदा इस कंपनी में, ये आपस में क्या बात कर लेंगे? फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आप अपना दुखड़ा किसको सुनाओगे? सीनियर के पास सीनियर को सीनियर की तरह सर 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 करते रहेंगे, जूनियर के सामने अपनी ह्यूमिलेशन हो जाती है, एंड देर आर एथिक्स कि आप अपने जूनियर के सामने रोना धोना मत करो। तो फ्रेंड्स आर नॉट देयर। मतलब फ्रेंड्स का मतलब आपको बराबर का होना पड़ेगा। एज एन ऑफिसर मैंने शायद 10 साल में शायद मुश्किल से 4-6 महीने ऐसे हुए होंगे, 1 साल हुआ होगा मैक्सिमम, जहाँ पे मेरे बराबर के लोग थे। वो थे भी तो वो अप्रोचेबल नहीं थे। मतलब जैसे मैं मान लीजिए मैं जहाँ पे भी पोस्टेड हूँ, मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ, तो मुंबई शहर में कोई मेरा कोर्समेट पोस्टेड है। मैं मुंबई में कभी पोस्टेड नहीं रहा हूँ, बट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन वो भी मेरे से 10 किलोमीटर दूर पोस्टेड है, तो मैं फ़ोन पे करके क्रिब करूँगा और मैं क्या करूँगा? मैं उससे मिल नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा शाम को बैठ के दारू पी लेंगे एक साथ में। तो जो वो डेली का होता है ना, जैसे हम जानते हैं हमारे जो साथ के लोग हैं, मेरा भाई भी है, इनका ये है कि इनके ना जो फ्रेंड्स हैं, जो इनके बैचमेट्स हैं, तो वो आप मान लीजिए आप कोई सरकारी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका ही बैचमेट पोस्टेड है। डेली आप शाम को बैठ के उससे अपने रोना धोना शेयर कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ सेम ऑफिस में बैठ रहे हैं, डेली आप अपना क्रिबिंग कर सकते हो, अपने सीनियर्स की बुराई करो, अपनी चुगली करो, ठीक है। लेकिन इसमें आपके साथ ही बहुत कम होते हैं जो कि एक्चुअली आपके पास फिजिकली साथ में रह रहे हैं। एक्चुअली आपके मतलब बहुत रेयर चांसेस है कि दैट आपके बहुत फ्रेंड्स बन जाए। इट इज़ वेरी, यस, कोर्समेट्स के साथ सर्व कर रहे हैं। इट हैपेंस, आई एम नॉट सेइंग दैट इट नेवर हैपेंस, एंड व्हेन इट हैपेंस इट इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली, बिकॉज मेनी टाइम्स कोर्समेट्स आर थिकर देन ब्लड ब्रदर्स। उन्होंने साथ में खून पसीना बहाया, तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोज़ गेम्स एक साथ खेलते हैं, रोज़ ड्रिंक करते हैं, वट एवर दे आर एन्जॉइंग। सो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी प्लेजेंट, बट दैट प्लेजेंटनेस इज नॉट गारंटेड बिकॉज इट विल लास्ट फॉर ओनली दैट वन पोस्टिंग। नो, आपने 1 साल साथ में बिता लिया, उसके बाद तो सेपरेट होना ही है फॉर श्योर, डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद शायद ज़िंदगी भर एक साथ नहीं पोस्टिंग। सिंपल। एंड अभी ऑफ कैमरा जो आप मुझे बता रहे थे कि दैट आपने बताया कि दैट आर्मी में एक चीज़ और हो रही है यंग बीस के साथ, दैट दे आर बिकमिंग। नहीं, ये बात मेरे को ऑफ कैमरा नहीं, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। मैंने इसमें बहुत टेरिबल इंसिडेंट देखा है। सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ना, आप फील्ड एरियाज़ में भी और पीस एरियाज़ में भी कई बार इतने रिमोट एरियाज़ में चले जाते हैं, और जवान स्पेशली उनको कैंपस से बाहर जाना अलाउड ही नहीं है। अच्छा। उनके लिए परमानेंट लॉकडाउन है ऑलमोस्ट। कैंपस से 2 घंटा 1 घंटे के लिए आउट पास लेकर के वो बाहर जाते हैं, या संडे को शायद कुछ ज़्यादा घंटों के लिए। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। वो मे बी 1 महीने 2 महीने में बाहर जा रहे हैं। उनका पूरा संसार वही छोटा सा अपना कंपनी, अपनी बैरक्स हैं, उसमें उस व्यक्ति को कोई लड़की तो दिख ही नहीं सकती, ठीक है। वी आर सोशल बी एनिमल्स, वी आर सेक्सुअल बींग्स, ह्यूमन बींग्स। मैं कोई अश्लील बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी तमन्नाएं, आप जब फौज ज्वाइन करते हैं एज ए 18-19 साल का जवान, यू आर जस्ट कमिंग ऑफ एज, ओके। आपके हार्मोन्स अभी जस्ट मैच्योर हुए हैं, एंड यू आर एट योर सेक्सुअल पीक ऑलमोस्ट। उस टाइम पे यू आर कंप्लीटली डिप्राइव्ड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। रेड लाइट एरियाज में भी आप नहीं जा सकते हैं, वो भी वहाँ पे गए आपका कोर्ट मार्शल होगा, ठीक है। आपके पास कोई लड़की का एक्सेस नहीं है, लेडी ऑफिसर्स के लिए भी उनके पास कोई जेंट्स का एक्सेस नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जवानों के लिए उनके पास कोई प्रिवेसी भी नहीं है। दे कैन नॉट डू थिंग्स विच यू वांट टू डू इन प्राइवेट, ठीक है। इंटरनेट का नेटवर्क कहीं नहीं आ रहा, यू कैन नॉट इवन, ओके, वी आर अडल्ट्स, वी कैन टॉक, राइट, ठीक है। उसको बंदे को उठना पड़ रहा है, सुबह 4 बजे उठ करके वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है। वो क्या सुबह जाके ही विल नॉट रिलीव हिमसेल्फ, नो, डेफिनेटली। अब उसको रात को ही वांट्स टू यूज़ द वॉशरूम, लेकिन लाइट्स आउट हो गई, 9 बजे लाइट्स आउट का टाइम है, वो ऑफिस से आ रहा है 8:50-55 पे वो यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है। he will not use the washroom and do that thing at that point of time, right? There is no access, you are deprived for months. छुट्टी नहीं मिल रही 3-4 महीने तक, एक दिन में 12 घंटे 14 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हो 120 दिन तक। people are becoming in the army. There are many cases like this happening. It is not out in the public.
I know there was a suicide case. There were physical relations between many people, between many men. Okay? Between many men. Yes. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो they were doing group activities, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. मतलब एक बंदा है, उसका ये भी पार्टनर है, उसका ये भी पार्टनर है, उसका ये भी है. अब मतलब कम से कम 4-5 बंदे तो थे जिनका हमें पता, होता ज़्यादा भी हो. फील्ड एरिया की बात है, तो वहाँ पे एक हवलदार और एक सिपाही के बीच में ऐसे संबंध थे. अब उनका कुछ हो गया, उन्होंने शायद उनका ब्रेकअप हो गया, तो देन वन गाय वॉज वेरी annoyed with the other guy because of the breakup. This guy was calling him for having sexual intimacy and he was refusing. तो अब उस बंदे की लाश पाई गई, ठीक है. वो बंक बेड जो होते हैं डबल स्टोरी वाले, एक यहाँ बेड है एक ऊपर वाला, ऐसे क्योंकि स्पेस की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये पाया गया कि उसकी पीठ से गोली निकल करके यहाँ से आगे से निकल गई गोली. ही इज़ अ राइट हैंडेड गाय. उसने अपने आप को AK-47 से या CMM से शूट कर लिया है. अब नाउ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 3 साल तक चलती रही, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे. सो अब उसके गोली यहाँ से निकल के इधर से निकल गई है गोली. अब वो इंक्वायरी चल रही है कि इट इज़ अ केस ऑफ सुसाइड और मर्डर. इट कैन नॉट बी सुसाइड ऑब्वियसली. आप अगर जिमनास्ट भी हैं, आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने आप को राइट हैंडेड ऐसे तो गोली मारोगे नहीं. आपको मारना है यहाँ मार लो, यहाँ मार लो, हार्ट में मार लो. देयर आर ईजियर वेज टू किल योर सेल्फ इफ यू वांट टू किल. एडवेंचर तो उसमें चाहिए नहीं, है ना भाई. और बैक में मार के शायद मरोगे भी नहीं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे, स्पाइन खराब हो गई तो. नो वन विल डू सच एक्रोबैटिक्स. इंक्वायरी चल रही है कि सुसाइड है या मर्डर है. ऑब्वियसली इट इज़ मर्डर, लेकिन प्रूव नहीं हो पा रहा है. एनीवे दैट अपार्ट, पॉइंट इज कि इतने ज़्यादा ये लोग डिप्राइव्ड हैं. आई नो देयर आर केस ऑफ It is. See, you are so deprived. Please understand, you are completely deprived of any kind of sexual possibility. Okay? मतलब घोड़ों के साथ हो रखा है, मैं जानता हूँ, ठीक है. मैं इसको ऑब्वियसली इनकरेज नहीं कर रहा हूँ. और इसमें अब किसी ऑफिसर की वाइफ दिख गई, किसी जवान की वाइफ दिख गई, इसीलिए आर्मी इज़ सच अ डिसिप्लिन फोर्स. कोई हिम्मत नहीं करेगा कि किसी और ऑफिसर या जवान की वाइफ के साथ बदतमीजी करे. लेकिन जब आपके हार्मोन्स बेकाबू हो रहे हैं तो इंसान कहीं इधर उधर मुंह मार रहा है, उसके फिर कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, ठीक है. इट हैपन्स मच लेसर दैन इन द सिविल स्ट्रीट बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, बिकॉज वी आर डिसिप्लिन पीपल, वी आर गुड पीपल, वी आर मॉरली अपराइट पीपल. तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो जाता है क्योंकि इमोशंस को कैसे काबू में करें. बिल्कुल, ठीक है. आपने बाबा आदम के ज़माने के वो कानून बना रखे हैं कि दे विल बी नो एक्सेस टू रेड लाइट एरियाज बिकॉज यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एड्स. यार वो बंदे की छुट्टी है, संडे है, उसे आउट पास दो, लेट हिम गो एंड एंजॉय इन द रेड लाइट एरिया. मैं उसको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद कभी नहीं किया बाय द वे, ठीक है. लेकिन उसकी ज़िंदगी है ना, बाकी जो 140 करोड़ लोगों को अलाउड है, या उसका जो भी कानून है, इफ द लॉ इज प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ इज प्रोहिबिटिंग यू. एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रोहिबिटिंग यू. आई एम सेइंग सपोज यू आर इन द इंडियन रेलवेज, ठीक है. मोरालिटी का आपका लग रहा है कि मोरालिटी की बात है, उसमें आप उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल कर रहे हैं. बिल्कुल, ठीक है. वहाँ पे हो सकता है कि उसके खिलाफ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो जाए रेलवेज वाले के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे आप उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं जो कि उस बंदे को मिलती. पॉइंट इज़ कि देखिए, जो रेलवेज में बंदा है, जो अपने घर पे बैठा है, संडे को कहाँ जाके मुंह मार के आ रहा है, आपको क्या पता. आपने भले ही पॉलिसी बना रखी है, यू विल नॉट गो टू रेड लाइट एरियाज रेलवेज में, लेकिन रेलवेज को पता ही नहीं चलेगा, वो अपना एंजॉय करके आ रहा है. आर्मी में उसको होगा ही नहीं. सी, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. चाइना में वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह के टाइम पे, देयर यूज्ड टू बी कंफर्ट बटालियंस. चाइना, सॉरी, मे बी जापानीज आर्मी प्रॉब्ली. कंफर्ट बटालियन में कंफर्ट विमेन कहा जाता था. इट इज़ अ वेरी पेनफुल कॉन्सेप्ट और वेरी शेमफुल कॉन्सेप्ट, बट ये होता था कि जापानीज सोल्जर्स, दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड दे आर completely fatigued and tired and exhausted. तो कंफर्ट बटालियन मीन्स लड़कियों की बटालियन बनाई है, 500, 600, 800 लड़कियाँ. इंडियन लड़कियों के साथ भी ये बदतमीजी हुई हैं, बलात्कार हुए हैं मास लेवल्स पे. कंफर्ट बटालियन बना ली गई हैं, 500 लड़कियाँ हैं. दे आर फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द सोल्जर्स, बिकॉज दो सोल्जर्स यस, बिकॉज इट इज रियलाइज्ड that soldiers have sexual needs. They are staying away from their families. Right. I am not saying that this kind of a concept should be introduced. I think that this is a very shameful act. Whatever it is, but I am saying that this sexual need is recognized. You recognize it and you make provisions which are, balanced. ये नहीं कि यार, see, you have to realize, जो बंदा 18, 19, 20, 21 साल का, 22 साल, मतलब 17 साल से भर्ती चालू हो जाती है, जो जवान है या ऑफिसर है, अगर मतलब 17 से लेके 25-26 साल तक लोग आर्मी में आते हैं या नेवी एयरफोर्स में आते हैं. ये आपकी सेक्सुअलिटी का पीक है.
बिल्कुल। और आपने हर एक सेक्सुअल एनकाउंटर पे 100% बैन लगा रखा है। इज इट अ बैलेंस्ड अप्रोच? जब तक बंदा definitely. कोई छुट्टी नहीं जा रहा है, छुट्टी अपने हाथ में नहीं है, कई बार 6-6 महीने तक छुट्टी ना मिले, 180 दिन you are completely debarring that person from any access of any kind of sexual intercourse. बिल्कुल। People will become homosexuals. People will commit bestiality. I am not encouraging it. I know, I am sure people are creating holes and doing things, maybe in the pillows or whatever else. बिल्कुल। We have hormones, no? We are biological, we are physiological beings. Let us realize that and be practical about it. बट अगर किसी बहुत कम परसेंटेज में भी हो, बट अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए, आपको प्रॉब्लम ये है कि उस बंदे को एड्स हो जाएगा। राइट। देखो, जिसको एड्स हो आप उसको सर्विस से डिसमिस कर दो। बिल्कुल। यू से दैट यू हैव टू ऑब्जर्व प्रिकॉशन, राइट। यू आर गोइंग इन टू रेड लाइट एरियाज, डोंट गेट कॉट बाय द पुलिस और वट एवर, दैट इज योर बंदोबस्त। अगर वो मतलब आई एम नॉट एनकरेजिंग इट, बट यू नो यू विल, बट इतनी भी बंदिशें ना लगाओ, मतलब उसको completely डिबार, लाइक दैट। अच्छा, दे आर नॉट इवन रिकग्नाइजिंग कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन अडल्ट्स। अडल्ट्री जो कि है बाकी सारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए डीक्रिमिनलाइज हो गया है। अब अगर मान लीजिए समहाउ इट इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल सिचुएशन एट ऑल, बहुत अनफॉर्चुनेट है, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं इस तरीके की। कोई एक ऑफिसर है, अब देखिए हम यंग होते हैं, 24 साल 25 साल का ऑफिसर है, ठीक है, वो गया हुआ है कहीं कोर्स पे, उसकी वाइफ वहाँ पे अकेली हैं मैडम, ठीक है, 6 महीने से वो ऑफिसर कहीं और गया हुआ है। ये इस पे मूवी भी थी, रुस्तम मूवी, हाँ जी। ठीक है। अब वो मैडम है, शी हैज सेक्सुअल नीड्स, राइट। उनको कोई ठीक ठाक सा ऑफिसर वहाँ दिख गया, अगेन 6 पैक एब्स, रेबैन, बुल्ट चला रहे हैं साहब, मैडम का ठीक है भाई, मैडम की तमन्नाएं जागरूक हो गई, उनके बीच में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। राइट। अब आप इनका कोर्ट मार्शल कर रहे हो, क्योंकि अब ये अगर कंसेंशुअल एक्ट है, प्रॉब्लम है उस हस्बैंड को, अगर वो अपनी वाइफ के खिलाफ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है बिल्कुल। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और वट एवर यू नो मुस्लिम और क्रिश्चियन लॉज। हाँ जी। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाई आर यू हैविंग प्रॉब्लम? जो 140 करोड़ लोगों को के लिए अलग कानून है, यू आर पेनलाइजिंग दीज पीपल ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल सिचुएशन फॉर श्योर, बट यू बी प्रैक्टिकल यार, उस लेडी की या उस ऑफिसर की उसकी तमन्नाएं हैं। ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं, मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं। तो और आप उन्हें रेड लाइट एरिया में नहीं जाने दे रहे, किसी को कहीं और नहीं जाने दे रहे, कोई एक्सेस ही नहीं है किसी चीज़ का। तो आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअल? हाँ, दे आर आस्किंग फॉर एडवाइस, दे आर आस्किंग फॉर ओपिनियन कि अब मेरे खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, मैं क्या करूँ। एक लेडी का फ़ोन आया था रात के 12 बजे, शी वॉज क्राइंग टेरिबली, वो कह रही थी सर मेरे खिलाफ, मेरे अब दूसरे किसी ऑफिसर से हो गया फिजिकल इंटरेक्शन, नाउ प्रोसीडिंग्स आर ऑन अगेंस्ट मी। वो ऑफिसर रिटायर हो गया, तो अब वो तो बाहर हो गया, वो मतलब उसका रिलीज हो गया, वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, उसका तो अब कुछ हो नहीं सकता। अब मेरे पीछे पड़ गई पूरी फौज। आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो अभी तक नॉर्मल सिविलियंस को नहीं पता होगा, दैट पीपल आर गॉन थ्रू दिस ऑल्सो। ये भी मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि जो भी लोग देशभक्त हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और जो बहुत पैशन से आर्मी की तरफ सोचते हैं, वो केवल यही सोचें कि हम उस पैशन के लिए ही ज्वाइन करेंगे। और जिसको लगता है कि वो ये रिगर नहीं झेल पाएगा, वो ना ज्वाइन करे, जिससे कि वी हैव अ बेटर आर्मी एंड वी हैव बेटर आर्म फोर्सेस। जो लोग लगते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। जिन लोगों को एक्चुअल पैशन है, जो सैक्रिफाइस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, अपने जीवन को साइड रख करके देश की सेवा करने के विचार से ज्वाइन करना चाहते हैं, और जिनको लगता है कि मैं ये झेल सकता हूँ, मैं फिजिकल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस तरीके की डेप्रिवेशंस को मैं झेल सकता हूँ, वो लोग ज्वाइन करें, सो दैट वी हैव अ मच बेटर एंड मच रोबस्ट आर्म फोर्सेस। हम दुश्मन के बहुत अच्छे छक्के छुड़ा सकें, अभी भी कर सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस कैन रॉजर एनीवन, राइट। ओके, बट जो लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, इट शुड नॉट कम एज अ शॉक, एंड देन उस बंदे की भी अपनी पर्सनल लाइफ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज कम्प्लीटली। जीवन बहुत कीमती है, आपके बहुमूल्य, आप 10-15 साल 20 साल अगर अपनी जवानी के दे रहे हैं, इफ़ यू वांट टू स्पेंड इट इन सम अदर मैनर, यू शुड बी एबल टू स्पेंड, बिकॉज देयर इज नो यू टर्न फ्रॉम द आर्मी। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया ना, उसके बाद आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। एटलीस्ट दैट रेजिग्नेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हम करवाते हैं, लोगों के कोर्ट में केसेस फाइल करते हैं जिनको रिज़ाइन करना होता है, बट उसमें बहुत टाइम, एफर्ट, पैसा खर्च होता है। और जो लोग बिल्कुल ही या तो सुसाइड की कगार पे होते हैं या सोचते हैं कि मैं कुछ भी झेलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, वो लोग कोर्ट केस फाइल करते हैं रेजिग्नेशन के लिए, एंड वी एनकरेज देम, आई मीन वी ट्राई टू सपोर्ट देम। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो ये चीज़ नहीं झेल सकते, वो ना आर्मी से वो दूर रहें। ये आपका एक सही मैसेज भी है कि दैट
आजकल यंग पीपल है, आजकल सोशल मीडिया है तो वीडियोस बनते हैं, हाँ, तो दे थिंक कि लाइक बहुत कूल स्टफ है जो ये चीज़। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है, कि वो मतलब बहुत ही फ्री एनवायरनमेंट है, अपने सीनियर्स को यार दोस्त बोल करके बात कर रहे हैं, शेरशाह मूवी में भी दिखाया गया है, ठीक है, वो अपने सीनियर को नाम से बुला रहा है। एक ऑफिसर, ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता कि एक इंडियन आर्मी में सर्विंग ऑफिसर अपने सीनियर को नाम लेके बुला ले, अनलेस वो पहले से फ्रेंड्स हैं, लाइक ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, प्रिविलेजेस आर वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड, जो इस तरीके से दिखाते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, स्पेशली फॉर जवान्स। ऑफिसर्स के भी बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खास नहीं है, फील्ड एरियाज में बहुत कम है। तो ऐसा ना सोचें लोग, और बहुत ज़्यादा अलाउंसेज हैं, कोई ज़्यादा अलाउंसेज नहीं सरकारी नौकरियों से। तो ये इनकी मोह माया में फंस के ना है। केवल जो लोग देशभक्त हैं, जो अपनी यूथ को देश के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग हैं, जो देश पे अपनी Those who can जवानी sacrifice. न्यौछावर करना चाहते हैं, और जो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं कि अगर मेरी शादी होगी, बीवी होगा, बच्चा होगा या हस्बैंड होगा, उनको भी मैं उनके I'm जीवन ready को भी to कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और अपने पेरेंट्स को भी मैं अकेला छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो ये सब सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है और उसके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो ही इज़ द राइट मैन फॉर द इंडियन आर्मी। मतलब आपका कहने का मतलब है दैट इफ यू आर पैशनेट इनफ Yes. देन यू शुड जॉइन आर्मी। If you're passionate enough to join and serve the nation, and also willing to compromise and sacrifice your personal comfort, sacrifices, growth, Right. financial, spiritual, social, all kinds of growth, when you're willing to sacrifice, then you should join. अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ही आप आर्मी Yes. में जाओ, अदरवाइज किसी को देखकर आर्मी ज्वाइन। ये सोशल मीडिया पे देखकर, रेबैन देखकर, राइट बुल्ट देखकर, राइट ठीक है, अलाउंसेस से भ्रमित होकर के। आज मैं देख रहा था एक वीडियो दिखा रखे हैं, उसमें 75,000 तो लाइक्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट। उसमें दिखा रखा है कि बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, IAS ऑफिसर से ज़्यादा पे स्केल होता है, बिल्कुल झूठ है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में दिखा रखा है एक रनिंग ट्रैक। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रनिंग ट्रैक नहीं मिलता। हाँ, अगर कोई जो एथलीट जो सिलेक्टेड हैं, जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं आर्मी से, उनको शायद रनिंग ट्रैक की सुविधा मिलती होगी। नॉर्मल जो फौजी होता है सड़कों पे भागता है, कॉन्क्रीट की सड़क पे, वो जो टार्ड रोड होती है, जिस पे भागते भागते घुटने जवाब दे जाते हैं। नॉर्मल रोड बिल्कुल सख्त कड़क बिल्कुल तगड़ी रोड पे, उस पर रोज़ भागते हैं 2, 4, 5 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन जो लोग पीटी कर रहे हैं। बिल्कुल हार्ड कॉन्क्रीट की रोड, टार्ड रोड, जिस पे भागते भागते घुटने जवाब दे जाते हैं। इट इज़ नॉट फिट फॉर रनिंग। उन रोड्स पे भगाया जाता है, कोई वो रनिंग ट्रैक नहीं मिलते नॉर्मल फौजी को। मैंने आज तक रनिंग ट्रैक पे कदम नहीं रखा फौज की तरफ से, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटीज़ जो सोशल मीडिया में देख करके, ठीक है, वो व्यूज़ कमाने के लिए लोग बढ़िया बढ़िया फोटो जो वीडियोज़ डाल देते हैं, उसको देख के भ्रमित ना हो, फैसिनेट ना हो उन चीज़ों जी। को देख के, इन्फ्लुएंस ना हो। हाँ जी, इन्फैचुएट होकर के बंदा ज्वाइन ना करे। रियलिटी को जान करके आसपास पूछिए, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनको क्या एक्चुअली फैसिलिटी मिली है, उन्होंने क्या लाइफ लीड करी है, और ऐसे व्यक्ति से पूछें जो कि आपको सच बताने के लिए विलिंग हो। आपका आस पड़ोस का कॉन्फिडेंस का जो बंदा हो वो बताए, उससे पूछिए, फिर इसमें जंप मारिए। बट अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सर, जैसे आपने जितनी भी चीज़ें बताई, इन सारी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि दैट एक नॉर्मल किसी के लाइफ से बहुत ज़्यादा अल्टीमेट सेक्रीफाइसेस है। बिल्कुल है, 100%। अल्टीमेट आपको बहुत चीज़ों के चैलेंजेस झेलने Yes. पड़ेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, यस, एंड फिर मे भी बी लोग इसमें बहुत बाद जाते में हैं। जाकर के जब ऑफिसर जब सुपरसीड हो जाते हैं, 18, 20 साल, 25 साल की नौकरी हो जाती है, देन दे बिकम यूज्ड टू सच थिंग्स, और फिर उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता। इसमें एक एडवांटेज भी होती है कि ये है कि सुबह 8:30 या 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफिस होता है उस एज में लोगों का, जो लोग सुपरसीड हो जाते हैं और ईजी पोस्टिंग मिल गई, तो उसमें ऑफिस भी पहुँच गए 10 बजे, आ गए 1 बजे, तो 3 घंटे नौकरी करी, ऑफिस में जाके भी चिल मारा, तो लाइफ इज़ चिल, And ठीक है। वैसे भी हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ ठीक ठाक कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन वो तो किसी भी और गवर्नमेंट सर्विस में होती है, बाय द वे। सही बात लेकिन मतलब 95%, 98%, 99% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब रहती है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब रहती है इंडियन आर्मी की। definitely, and after so much of challenges, they are obeying their duties, यस, and they are protecting us. They Definitely. are willing to work every day. देखिए, हम एसी में इतने बढ़िया, ये शानदार आपके सेटअप में एसी चला करके, लाइट वेट चला के इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे सिपाही हमें गार्ड करते हैं, Definitely. ठीक है। उनको हर एक व्यक्ति को उसको सैल्यूट करना चाहिए। दे आर मच मोर हीरोज, दे आर रियल हीरोज, मैं यही रियल चाहता हीरोज हूँ के सर कंपैरिजन में। कि दैट जब ये पॉडकास्ट आप लोगों तक आए तो आप लोग इसको एक नज़र से देखिए कि दैट एक रियल लाइफ स्टोरी क्या है, रियलिटी क्या है, रील वर्सेस रियलिटी को मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रियल हीरोज़ हैं उनसे हज़ारों गुने बड़े हैं हमारे रियल हीरोज़। जो हमारे फौजी भाई लोग हैं, ये हमारे रियल हीरोज़ हैं।
जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं ये रील हीरोज़ हैं, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो रील हीरोज़ हैं, मेरे को एक ही बात लगती है, जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स हु हैव ब्रॉट लॉरेल्स टू आवर नेशन एंड हु हैव मेड अस प्राउड, इनकी एक तो है तनख्वाह हर एक मैच फी, जो Right. क्रिकेटर्स हैं, एक मैच की मेरे को नहीं पता इनकी लाखों में शायद फीस होती होगी। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज BCCI, विच इज़ द रिचेस्ट स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द The वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट कैचर और ये जो आजकल अवार्ड होते हैं, उसका अलग पैसा मिलता है इन्हें। उसके बाद ये लोग एंडोर्समेंट्स करते हैं, टीवी में ऐड करते हैं, फलाने लोगों के एडवर्टीजमेंट्स इनके पास हैं। इनके पास सोर्सेज ऑफ अर्निंग आर अनलिमिटेड, थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ अर्निंग आर देयर। इनको क्यों अलाउड है? एक जो सरकारी नौकरी में, ये सिर्फ फौज में ही नहीं, सरकारी नौकरी में आप प्रतिबंधित कर देते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए रोक देते हैं। इनको, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन्स को गवर्नमेंट सर्वेंट का दर्जा नहीं है, लेकिन इन पे तो आरोप भी लगते हैं कि यार इस प्लेयर का किसी मेरे को याद नहीं आ रहा किस पे लगा था कि यार उसका पूरा ध्यान ही इसमें कि एडवर्टीजमेंट वगैरह कर ले। शायद एक बार धोनी पे भी लगा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धोनी पे भी लगा, काफ़ी सारे प्लेयर्स कि इसका तो शायद सचिन पे भी एक बार लगा था कि यार ये तो पूरे MRF का ऐड कर रहा है, बूस्ट का ऐड कर रहा है वगैरह वगैरह, तो इसका पूरा ध्यान ही उसमें है, तो ये क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। हालांकि वो मैं उन And आरोपों अभी को मेरा नहीं मानता हूँ। ये फॉर्मल अभी जो बैडमिंटन प्लेयर हैं साइना नेहवाल, उन्होंने भी मेरे को ये बताया था कि दैट जब आप बहुत ज़्यादा ऐड वैड करने लगते हो तो जो आपके कोचेज होते हैं वो भी आपको हाँ, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि तो ये मैं उनको बिल्कुल बेबुनियाद मान रहा हूँ इन एलिगेशंस को। लेकिन पॉइंट है कि पब्लिक का परसेप्शन है, हालांकि पब्लिक का गुस्सा है। हम क्रिकेट मैच हार गए तो गुस्सा निकालो सचिन तेंदुलकर, ही हैज़ मेड इंडिया प्राउड मे बी मोर देन एनीवन एल्स, ओके। ही ब्रॉट इंडिया इनटू द सेंटर स्टेज in the 1980s when India was just struggling, and maybe 1990s, India was brought on the world stage, of course, after winning the cricket world cup. So लेकिन लोगों को अपनी भड़ास निकालनी है तो जो भी टारगेट मिल गया उस पर निकाल लो। मैं कह रहा हूँ इनके लिए क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इनके तो करोड़ों तो ऑलरेडी कमा रहे हैं, ये एंडोर्समेंट्स पे ये क्यों कमा सकते हैं? इनको कहो कि यार आप ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास एंडोर्समेंट्स का, तो उसमें आप क्रिकेट पे बुक्स पढ़ो। जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे लगाए जाते हैं वो इन पे क्यों नहीं लगाते? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरी आपने सैलरी रिस्ट्रिक्टेड कर दी, मेरी वाइफ कमा नहीं सकती अगर हमें फैमिली लाइफ ठीक लीड करनी है तो। लेट अस से आई एम मोर एम्बिशियस, मेरी 1.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह आ रही है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे उनको एक्सपेंसिव कोचिंग करानी है, मुझे उन्हें टेनिस की कोचिंग देनी है, महंगे पर्सनल ट्यूटर रखने हैं, मैं उससे कहाँ से पैसा लाऊंगा? मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव माई पेरेंट्स ऑल्सो टू मेंटेन। यू अलाउ मी सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग। मैं अपना ऑफिस की पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद मैं रात को 8-9 बजे मैं कुछ ट्यूशन पढ़ा करके या किसी भी तरीके से मैं पैसा कमा रहा हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई ऑफिस वर्क। अगर आप ये पाते हैं कि मैंने आर्मी की नौकरी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप मेरा कोर्ट मार्शल करिए। अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर ईमानदारी से ये पैसा कमा रहा हूँ, तो आप मेरे को क्यों रोकते हो? यू आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। सो फाइनेंशियली देयर इज़ नो स्कोप फॉर ग्रोथ। आपको कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग इम्पॉसिबल है। आप कमा सकते हैं शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कमा सकते हैं रेंटल इनकम, अगर आपके पास कोई रेंट पे देने लाइक प्रॉपर्टी है, या आप कमा सकते हैं खेती से। अब हमारे पास ना खेत हैं ना कोई प्रॉपर्टी चढ़ाने के लिए, हम शेयर मार्केट में 99% वैसे ही लोग पैसा लूज़ करते हैं, बहुत लोगों ने लूज़ किया है, तो मैं कैसे पैसा कमाऊँ? मतलब यू आर कम्प्लीटली किलिंग ऑल माई फाइनेंशियल एस्पिरेशंस ऑल्सो। इसकी वजह से जो आती हैं वो आपके किसी काम के आप इम्पॉसिबल है। मतलब फिर पता क्या करते हैं, अब फाइनेंशियली किसी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है फौजी को, वो क्या करेगा? वो बिटकॉइन में ट्राई करेगा, ठीक है, ऐसे मतलब आई एम नॉट सेइंग, मैं बिटकॉइन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो जो भी है क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन अब जब फाइनेंशियली इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ ट्राई करेगा जिससे उसका कुछ बन जाए। कई लोग MLM स्कैम्स में फंसते हैं या वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, सही है, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, वट एवर। लेकिन देर इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग 1 रुपी मोर बाय एनी लीगल मीन्स। या तो आप रिश्वत लेंगे, रिश्वत के भी मौके आर्मी में कम होते हैं, विच इज़ गुड, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू अदर्स। सो पॉइंट इज़ दैट योर एस्पिरेशंस, योर डिज़ायर्स, योर ड्रीम शुड नॉट बी कम्प्लीटली किल्ड। और एक और बात यह है कि ये रिस्ट्रिक्शंस बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज में भी होते हैं, लेकिन उनके पास और मोड्स ऑफ अर्निंग फिर भी जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो टीचर्स हैं या जो डॉक्टर हैं या जो लॉयर हैं, वो अपना रिसर्च करके बुक लिखें, बुक लिख के रॉयल्टी इनकम कमाएं। डिफेंस में रहते बुक लिखना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट माय मदर हैज रिटन 75 बुक्स, शी वाज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, व्हाइल बीइंग इन सर्विस शी हैज रिटन 75 बुक्स without any permission. She can earn royalty income out of those books. She is not earning,
बट शी कैन अर्न, देयर इज दैट पॉसिबिलिटी। अब मान लीजिए उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, शी कैन नॉट टेक ट्यूशंस, लेकिन मान लीजिए वो ट्यूशंस ले लेती, वो होता गलत, लेकिन वो किसको गलत पता चलता, वो किसी को नहीं पता चल रहा। आप अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करिए, आपने अपनी कॉलेज की ड्यूटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आप अपने बच्चों से जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे आप कंपेल नहीं कर रहे तुम मेरे से आके ट्यूशन पढ़ो तभी मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दूंगी, आप उन्हें मत करो। आप नॉर्मल बच्चों को ट्यूशन लो, आप उन बच्चों का भी भला कर रहे हो, आप उनको कम रेट पे ट्यूशन दो, आपका शाम का एक्स्ट्रा टाइम है, आप उससे पैसा कमा रहे हो। तो इसमें अब डिफरेंस ये है कि अगर मान लीजिए वो टीचर पकड़ी भी जाती है, उसके साथ वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट। पहली बात 99% कुछ नहीं होगा, सरकारी नौकरी में कोई डिसमिसल वगैरह नहीं होता है, एक छोटी सी उसके खिलाफ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी, मे बी लिटिल बिट इनकन्वीनियंस विल बी देयर। आर्मी की तरह कोर्ट मार्शल नहीं होगा, राइट, कोर्ट मार्शल होकर जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, नौकरी से डिसमिसल नहीं होगा, यू विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंडर अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट मार्शल आपका जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, GCM बैठ रहा है, माथे पे बड़ा धब्बा है, कभी मिट नहीं सकता वो, राइट, यार इस बंदे का तो कोर्ट मार्शल हो गया, लोग ये सोच रहे हैं तो गिल्टी होगा, भले ही वो बाद में इनोसेंट पाया जाए। आई एम सेइंग सेम चीज़ बंदा अगर फौजी कर रहा है, सेम चीज़ अगर सिविलियन कर रहा है, फौजी बंदे पे उसी सेम चीज़ की लायबिलिटी 10 गुनी ज़्यादा है, 1000 गुनी ज़्यादा है। बिल्कुल। सिविलियन अगर मान लीजिए 2 साल तक अपनी ड्यूटी पे नहीं जाता है एज़ पर CCS रूल्स, उसका कुछ नहीं हो सकता, 1.5 साल 1.25 साल तक उसको बस उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, थोड़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, उसका कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक दिन ना जाओ, यू आर फ्रॉम फील्ड एरिया, यू आर लायबल टू सफर डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी मिलती नहीं है, कम पेनल्टी मिलती है। पीस एरिया से आप पे 7 साल तक की लायबिलिटी है, वो भी नहीं मिलता, कम मिलता है, लेकिन डिसमिसल वगैरह मिलता है, भगोड़े घोषित किए जाओगे, आप डिजर्टर हो गए। सेम चीज़ जो सिविलियन ने कही, मतलब फौजियों से इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड है, और उस जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल भी कर रहे हैं 99% लोग, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन नहीं है किसी भी प्रकार का, ना कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, ना कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, ना कुछ। लोगों को जलन होती है कि फौजियों को MSP मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, वो मिलिट्री सर्विस ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जान दाव पे लगी रहती है। बिल्कुल, देयर इज रिस्क टू लाइफ, ठीक है, वो उसके लिए होता है। वो ये नहीं है कि अब मतलब वो ये नहीं है कि जी कि उन्हें वो 15,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। सिविलियंस तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये तो अगर गुवाहाटी तक भी आ जाएं, इनके अलाउंसेस इतने ज़्यादा हैं कि जो फौज में शायद ग्लेशियर में, सियाचिन में या बहुत रिमोट एरियाज में मिलते होंगे। हमारे RBI में जानता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप मुंबई में पोस्टेड हैं, आपका ट्रैवल अलाउंस 25,000 रुपये है। आर्मी में इफ़ यू आर पोस्टेड इन मुंबई, योर ट्रैवल अलाउंसेज 8,000 रुपीज़ पर मंथ। इनके बहुत अलाउंसेज होते हैं सिविलियंस के, जो दुनिया भ्रम में घूम रही है कि आर्मी में अलाउंसेज ज़्यादा हैं, बहुत भ्रम में हैं ये लोग। इन सिविलियंस में मैं जानता हूँ, दे आर जुडिशियल ऑफिसर्स इन माई फैमिली, इनको हर 2 साल 3 साल में मोबाइल नया लेने की सुविधा मिलती है सरकारी खर्चे पे। सर्वेंट अलाउंस हैं, ब्रीफ केस अलाउंस हैं। आर्मी में कोई मोबाइल नहीं मिलता, मोबाइल ख़राब ज़रूर होते हैं। यू गो टू हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, यू गो टू प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी। आई वाज इन कूच बिहार, वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, उसका कौन, मेरे को सरकार उसका कॉम्पेंसेशन दे रही है। इनके यहाँ इनको लैपटॉप्स मिलते हैं, मोबाइल्स मिलते हैं, अलाउंसेस बहुत तो मिलते ये हैं। जो चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे आप बता रहे हो कि ये सब भी होता है, तो ऐसा मतलब बताया जाता है कि दैट अलाउंसेस तो मिलते हैं सरकार आप की बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि घर मिलता है, राशन पे मिलते हैं, किस नहीं। सी यू कंपेयर एन ऑरेंज विद एन ऑरेंज, डोंट कंपेयर ऑरेंज विद एप्पल्स, एंड सर्टेनली डोंट कंपेयर फ्रूट्स विद वेजिटेबल्स, और डोंट कंपेयर फ्रूट्स विद स्टोन्स। मैं ये कह रहा हूँ, आप सरकारी नौकरी को सरकारी नौकरी से कंपेयर कर लो, आर्मी को कंपैरेटिवली कम है। नहीं, मैं किसी एक सरकारी नौकरी आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें आर्मी से कम अलाउंसेस मिलते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दिखा दीजिए आप मुझे, ठीक है। वो MSP मैंने बता दिया, वो जान को नछावर करने के लिए होता है। एक हाँ ले दे के बचता है कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है, उसकी ठीक है वैल्यू है। गाड़ी लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है, 8 साल में एक बार गाड़ी ले सकते हैं। आप लगा लीजिए उसकी क्या मंथली, आप उसकी क्या वर्थ मानते हैं, 2-3 हज़ार रुपये महीना। कई ऐसे होते हैं, मैंने 2 साल एक फील्ड पोस्टिंग में काटे, वहाँ पे मैंने 2 साल में शायद 4-5 बार कैंटीन से मैंने क्या क्या खरीद लिया, साबुन, तेल, शैम्पू, ब्रश। 100 रुपये पर मंथ की मेरी बचत नहीं हुई कैंटीन के सामान की वजह से। मान लीजिए आप 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ उसकी वैल्यू। कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि ज़्यादा हैं इसमें? मेडिकल सब जगह मिल रहा है, 100% कवर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। कंपेयर आर्मी जॉब विद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, किसी में दिखा दीजिए कि आर्मी से ज़्यादा कम है। होंगे कुछ 19-20 का होगा, वो आर्मी में भी नहीं होंगे। आई थिंक दे शुड
इसको रेक्टिफाई करना चाहिए इन चीज़ों को। बिल्कुल करना चाहिए। फैसिलिटीज़ भी मैं नहीं मानता हूँ कि आर्मी में कोई बहुत ज़्यादा है ऐसा एडिशनल, लेकिन ये जो जो अलाउंसेस हैं कौन सी नौकरियों में नहीं है। आप गैजेटेड ऑफिसर्स की देखिए ना, रेलवेज में देखिए, शानदार गेस्ट रूम होते हैं, 1 सेकंड में उन्हें गेस्ट रूम मिल जाते हैं। गेस्ट रूम का रेंट देना पड़ता है 100 रुपये पर डे, 50 रुपये पर डे, उसमें ब्रेकफास्ट और फ्री मिलता है। आर्मी में हमें गेस्ट रूम लेना है 500 रुपये 1000 रुपये पर डे देने पड़ते हैं। गेस्ट रूम मिलते भी नहीं है आसानी से। और आपने Lavish गेस्ट रूम है। की कंडीशन भी बताई मेरे को। नहीं नहीं, So वो तो मेरा मतलब वो ये था कि मेरे पास उनके लिए मेरे पास प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं थी, तो मेरे को वो गेस्ट रूम के नाम पे उसमें दे दिया जिसमें आई वॉज लिविंग। बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों को रहना पड़ता होगा। हाँ वो भी होता होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो आप 1 2 दिन 3 दिन के लिए, सपोज मेरे को ट्रिप पे जाना है, मुझे जाना है आगरा घूमने के लिए, वहाँ पे मैं आर्मी का गेस्ट रूम कराना चाहूँ, ठीक है, तो वहाँ पे पहली बात तो वहाँ पे आगरा में जो भी लोकल ऑफिसर पोस्टेड होगा मुझे उससे जुगाड़ करना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर भी एक दिन का 500 600 1000 रुपये मेरे को गेस्ट रूम चार्जेस देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ PSUs में 50 रुपये पर डे लगता है, 100 रुपये पर डे लगता है। गेस्ट हाउस मिलता है, पूरा घर, 2 BHK 3 BHK घर, उसमें ब्रेकफास्ट और फ्री में देते हैं। मैंने आई हैव स्टेड इन 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स 100 रुपीज़ के किराए में, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में वो गेस्ट रूम मिल रहे हैं एट अ फ़ोन कॉल अवे। वो उसके लिए ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, वहाँ के ऑफिसर से जुगाड़ नहीं करने पड़ते हैं। डेफिनेटली आपने बहुत चीज़ें बताई हैं, एंड उन चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ समझ आती है कि दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव, जिसको इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज समबडी इज़ रिस्किंग देयर लाइफ टू सेव कंट्री, टू सर्व कंट्री, एंड उनको शायद एक नॉर्मल सिविलियन से भी ज़्यादा उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए, अलाउंसेस मिलने चाहिए। मैं एक सारे आपके ऑडियंस के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। प्लीज़ जहाँ पे भी आप किसी फौजी को देखें ना, सर्विंग और रिटायर्ड, यू शुड सल्यूट देम फ्रॉम योर हार्ट। डेफिनेटली। ओके, यू शुड गिव देम रिस्पेक्ट। कहीं वो लाइन में लगे हैं उन्हें आगे आने दिया जाए। उनको ट्रेन्स में टॉयलेट के पास नीचे बिस्तर लगा के ना सोने की आवश्यकता पड़े, ठीक है, उनका आप दिल से सम्मान कीजिए। फौजी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और प्लीज़ कृपया करके, इफ़ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्सेस, प्लीज़ कम फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स। कि अगर उनको उनका हक नहीं मिलेगा, इंडियन डिफेंस इज़ गोइंग टू गेट वीकर। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, कम आप उनके बारे में कुछ खास कर नहीं सकते। हम लीगली लड़ाई लड़ रहे हैं। 1000 से ज़्यादा शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स इसमें ऑलरेडी एडेड हैं, इंक्लूडेड हैं। एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज दे विल बी गेटिंग होपफुली सम एडवांटेज आउट ऑफ इट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। बट एक सोशल मीडिया पे प्लीज़ सपोर्ट the Fauji's. We are trying to reach out to people on social media. We are making content. I am making videos. So please, I've never begged for likes and shares and subscription and all that. But if you can make this issue reach out to the power holders, Prime Minister, Raksha Mantri, and whoever are the decision makers, including our serving and retired lieutenant generals and senior officers, तो आप प्लीज़ उन तक ये बात पहुँचाएं और उन्हें कहें कि ये जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं इस देश के युवान हैं, और हम भी आगे बनेंगे जो लोग उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, इनको न्याय दिया जाए जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी हेल्प होगी लोगों की। जो ये पॉडकास्ट यहाँ तक जिन्होंने देखा है वो समझ पाएंगे, रियलिटी को देख पाएंगे कि जो हम सोचते हैं उससे सच्चाई कितनी अलग होती है। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो आपको शायद सच्चाई पता चल गई होगी कि दैट रील से रियल लाइफ कितनी डिफरेंट है और कितनी चैलेंजेस का भी आपको सामना करना पड़ता है। एंड जैसे सर ने बताया, तो मुझे लगता है कि एक यूथ के लिए गाइड भी है। अगर आप इसको देख रहे हैं और आप इंस्पायर्ड थे आर्मी से और आपको लगता था, बहुत फैसिनेट थे कि आपको जाना चाहिए, तो थिंक ट्वाइस कि दैट क्या आप इन चैलेंजेस को लेना चाहेंगे, क्या आप इतने बड़े देशभक्त हैं, और क्या आप इन चैलेंजेस को पूरी ज़िंदगी लेना चाहेंगे जब तक आप सर्व करने वाले। तो थिंक ट्वाइस व्हाइल जॉइनिंग आर्मी, और फैसिनेट होने से पहले। नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो, मुझे डेफिनेटली मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वो बात बोलता हूँ जो मैंने खुद जिया है, जिसको मैं अपने कण कण से, रोम रोम से जानता हूँ कि वो बात सच है। मैं ओपिनियंस कम देता हूँ, मेरे को जो बात पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं वो बात बता रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ वाई आई डोंट स्पीक मच अबाउट द नेवी एंड एयरफोर्स, एक्सेप्ट दैट आई नो दैट देयर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग इनजस्टिस। डेफिनेटली सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना काफ़ी टाइम दिया एंड काफ़ी कुछ आपने आज ऑडियंस को दे दिया है,
काफ़ी कुछ आज बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि दैट ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल है जहाँ पे इतनी गहराई से चीज़ें पता चली हों किसी को। एंड आई थिंक ये कंटेंट बहुत हेल्प करेगा लोगों को। एंड प्लीज़ एक बहुत बड़ा सैल्यूट है सर लोगों को, थैंक यू सो मच। दैट जो इतना अच्छा सर्व कर रहे हैं। और आपको भी सैल्यूट है थैंक कि यू सो आप मच। उन लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके साथ कुछ भी हुआ है, बट डेफिनेटली आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये देश हित के लिए है। तो डेफिनेटली सैल्यूट टू यू। थैंक एंड यू। आई विश कि आप सल्यूट शुड गो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द सोल्जर्स। जवान सबसे ज़्यादा सल्यूट का अधिकारी है। डेफिनेटली। एंड सबसे ऑल्सो ज़्यादा यू आर संघर्ष वो करता ऑल्सो है। अ रिटायर्ड पर्सन, तो डेफिनेटली आपने भी सर्व करा है इस देश के लिए, और जो आपने सहा है उसको देखते हुए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक व्यक्तिगत सबसे बड़ा, एक मैं आपको बोलूँगा कि दैट आपके लिए एक कॉज है, एक नोबल कॉज है जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन लोगों के लिए जो इसका बने थे पार्ट, बट डेफिनेटली उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई। एंड मुझे लगता है अगर ये सिस्टम और बेहतर हो पाए, इको सिस्टम आर्मी का, तो डेफिनेटली इट विल वर्क वेरी मच ग्रेट फॉर अस। ऑफ कोर्स। एंड आर्मी ऑफिसर्स एंड जो भी लोग आर्मी को सर्व कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी, एंड मोर पीपल कैन कम टू ज्वाइन आर्मी। श्योर। लोग पीपल विल बी इंस्पायर्ड विद दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मोस्ट सर। वेलकम। एंड आपने आज के एपिसोड में देखा मेजर कविश अग्रवाल जी को, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया एंड उन्होंने बहुत चीज़ें बताई। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस मोमेंट पे, कि अगर आपको इस पॉडकास्ट को देख के ऐसा लगता है कि दैट इंडियन आर्मी की कोई रेपुटेशन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ अ रिटायर्ड फौजी एंड उन्होंने हमारे देश के लिए सर्व करा है, एंड करेंटली ही इज़ ऑन अ मिशन कि दैट वो उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको एक हकीकत से वार्तालाप आपका कराने का हमारा मकसद था कि दैट आप हकीकत को भी देख पाए कि दैट क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस फेज से एक आर्मी पर्सन को गुजरना पड़ता है, जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, नॉट इवन टू द फैमिली ऑल्सो। वो अपनी फैमिली को भी ये चीज़ें नहीं बताता। बट अगर हमें आज ये चीज़ें पता चल रही हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट देम। एंड एक सैल्यूट बनता है हर उस आर्मी ऑफिसर को जो हमारे देश के लिए काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, फिर भी वो काम कर रहा है, और वो भी इतने कम पैसों के लिए, इतने कम अलाउंसेस के लिए, सिर्फ अपनी देशभक्ति के लिए वो ये सब करते हैं। तो बिग सैल्यूट टू देम। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने नोन पर्सन्स के साथ, एंड ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल चीज़ पता चले कि भाई ये चीज़ क्या है। एंड अगर आप ऐसे पॉडकास्ट और देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे अगले पॉडकास्ट में। सो यू आर वॉचिंग कविश अग्रवाल ऑन द प्रतीक शो। Thanks for watching, and do subscribe my channel and like it and share it. Thank you. Bye bye. Take care.